कहानी की शुरुआत यंजन और तायोंग के इंट्रोडक्शन से होती है। यंजन एक फूड डिलीवरी वर्कर है जो लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही है, तो वहीं तायोंग एक फोटोग्राफर का असिस्टेंट है। दिखाया जाता है कि यंजन की एक बड़ी बहन भी है, यंजू, जिसके साथ वो डिनर करती है। वैसे यंजू जानती है कि यंजन को अभी तक फुल टाइम जॉब नहीं मिली है, इसलिए वो उसे दिलासा देती है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बाद में यंजन को अपनी बहन के पर्स में से एक एंगेजमेंट रिंग मिलती है, और जब रात को यंजू सो जाती है तब यंजन पुलिस स्टेशन आती है, क्योंकि अंजुन का बॉयफ्रेंड वोजन एक पुलिस वाला है। वो उससे मिलकर रिंग दिखाकर कहती है, तुमने मेरी बहन को प्रपोज किया, लेकिन मुझसे मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा। पर वोजन तो उसके झूठ मूठ के गुस्से को देख मुस्कुरा देता है। फिर अंजुन खुद आगे होके फैमिली की तरफ से उसे शादी करने की मंजूरी दे देती है और कहती है कि जल्दी ही दोनों फैमिली की एक ऑफिशियल मीटिंग होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ तायुंग अपने दोस्तों और टीम के साथ एक क्लब में होता है, जहाँ उसका बॉस उसके ऑर्फनेज से होने और उसके पास डिग्री न होने पर घटिया कमेंट करने लगता है, यानी उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। तो तायुंग भी नशे में आकर उससे बहुत कुछ सुना देता है और वहीं अपनी जॉब छोड़ देता है। लेकिन बाद में पैसों की तंगी की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो उसके दोस्त उसे एक एडवाइस देते हैं कि काम कर तो अपने अपार्टमेंट में रखी हुई कुछ एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीजें फिलहाल के लिए बेच दे। दूसरी तरफ युंजन, यंजू और वोजन वेडिंग ड्रेस शॉपिंग के लिए जाते हैं, और वहाँ युंजन नोटिस करती है कि यंजू को मैगजीन में छपा हुआ एक वॉल लैम्प बहुत अच्छा लग रहा है, और बस अब वो अपनी बहन को शादी में यही गिफ्ट में देना चाहती थी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लैम्प बहुत महंगा है, और फाइनली तायुंग अपना वही लैम्प बेचने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक ऑनलाइन सामान बेचने वाली ऐप पीमेंग पे डाल देता है। अब यंजन उस पोस्ट को देखती है और वो लैम्प खरीदने के लिए उससे कांटेक्ट करती है। देन जब दोनों मिलते हैं तो यंजन उसे उस लैम्प के पैसे कम करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बातों बातों में उनके बीच झगड़ा ही हो जाता है, क्योंकि तायुंग पैसे कम करने के लिए तैयार ही नहीं था, और इस चक्कर में दोनों लैंप के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। तायुंग अपने लैंप को बचा तो लेता है, लेकिन बेचारे का बल्ब टूट जाता है। ये देख अब तो युनजुन भी उस लैंप को लेने से मना कर देती है, और दोनों ही बुरे मूड में अलग हो जाते हैं। लेकिन गलती से युनजुन का फोन तायुंग के पास आ जाता है, और फोन में मौजूद फोटो और मैसेजेस देखकर तायुंग को पता चलता है कि युनजुन की बहन उसी के भाई से शादी कर रही है, जिससे वो बहुत सालों से नहीं मिला। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि छोटा तायुंग रो रहा होता है और उसका बड़ा भाई उसे छोड़ के चले जाता है। अब मैसेज से तायुंग को पता चलता है कि कल एक फैमिली मीटिंग होने वाली है, और अगले दिन वो उसमें बिन बुलाए पहुंच जाता है और युनजुन को उसका फोन भी लौटा देता है। और युनजुन तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तायुंग उसका इन लॉ निकलेगा। देन वहाँ थोड़ा खाने पीने के बाद वो अपने भाई पर आरोप लगाता है कि उसने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, और युनजू को भी वार्न करता है कि उसका भाई लोगों को छोड़ने में एक्सपर्ट है, इसलिए वो शादी करने से पहले एक बार फिर सोच ले। उसका भाई उससे बात करना चाह रहा होता है, पर तायुंग के दिल में सालों की कड़वाहट होती है, इसलिए वो अपने भाई की एक नहीं सुनता और कहता है, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ एंड आई होप कि हम कभी न मिलें। यहीं से एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो जिंग तायुंग का बर्थडे मनाता है और उसे कैमरा और नए जूते भी दिलाता है। फिर वो तायुंग को एक ऑर्फनेज ले जाकर कहता है कि यहीं इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन फिर वो जो कभी नहीं आता। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि अंजू और वोजिन की शादी हो जाती है, लेकिन तायुंग वहाँ पर नहीं आता। अब यहीं से कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। दिखाया जाता है कि तायुंग ने फोटोग्राफी छोड़ दी है और अब वो एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, और उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि उसने अपना एक खुद का अपार्टमेंट भी खरीद लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ युनजिन एक ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन एक बार फिर उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। उसकी बहन चाहती है कि युनजिन उनके साथ ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन युनजिन को लगता है कि उसकी बहन उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए उसका अपनी बहन से इस बात पर झगड़ा हो जाता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तो कई दिनों तक युनजिन के मैसेजेस का जवाब तक नहीं देती। अब इसी दौरान वोजिन को मैसेज मिलता है कि उसके फादर जेल से रिहा होने वाले हैं। उस मैसेज को देखकर वो थोड़ा टेंस नजर आता है और अपने भाई तायुंग को कॉल करने के बारे में सोचता है, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। अगले दिन दिखाते हैं कि वोजिन और युनजू कार में कहीं जा रहे होते हैं। वोजिन अभी भी थोड़ा परेशान दिखता है, लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक साइड से आकर उनकी कार को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि उन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर तायुंग और युनजिन को पता चलती है, तो युनजिन भागते हुए उनके फ्यूनरल पर आती है। तो वहीं तायुंग को वो पल याद आते हैं जब उसने अपने भाई से कहा था कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे। देन जब वो फ्यूनरल पर आता है तो युनजिन को शोक मनाते हुए देखता है, और वहीं उसकी मुलाकात वूजू से होती है, जो युनजू और वूजिन का इकलौता बेटा है। युनजिन उसे रोते हुए चुप करवा रही
रही होती है, लेकिन वो तो अपने अंकल को देख रोते हुए उनके पास आने लगता है और तायुंग उसे अपने पास आते हुए देख ऐसे घबराते हुए पीछे होने लगता है जैसे वो बच्चा नहीं कोई मुसीबत हो। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो जो सामान से टकराने वाला है तो वो उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में यंजन को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसकी कलाई में चोट आ गई थी। अब यंजन तो चली जाती है हॉस्पिटल और इस वजह से तायुंग मेन शोककर्ता की जिम्मेदारी संभालता है और यंजन के ठीक होने तक वूजू का ख्याल भी रखता है। लेकिन उसके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वूजू जितना भोला दिखता है उतना ही अंदर से शैतान है, यानी कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। और बेचारा तायुंग, उसकी तो उसने बैंड बजा के रख दी थी। खैर अब जब बाद में यंजन वहाँ पर आती है तो पता चलता है कि उसके हाथ में सूजन आ गई है और उसके हाथ को ठीक होने में पूरे 2 हफ्ते लगेंगे। इसलिए फिनरल खत्म होने तक वूजू की जिम्मेदारी तायुंग उठा लेता है और सारी चीजों में यंजन की मदद भी करता है। लेकिन जब लास्ट में वूजू की कस्टडी की बात आती है तो तायुंग सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है, जबकि यंजन उस बच्चे को पालने का डिसीजन लेती है। अब आखिर में तायुंग उन दोनों को अलविदा कहता है और वूजू को एक चॉकलेट खिलाकर वहाँ से चले जाता है। और यंजन वूजू को अपने साथ लेकर अपनी बहन और ब्रदर इन लॉ के घर आ जाती है और वहाँ वो कमरा देखती है जो उसकी बहन ने उसके लिए रेडी किया था। उसे अपनी बहन से लड़ाई के दौरान कही हुई सारी बातें याद आती है और उसे बहुत पछतावा होता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि बीएस फूड ने उसकी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर ली है और अब वो इंटरव्यू वाले राउंड में पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तायुंग अपने दोस्त ईजन के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए अपना दुख बांटता है। वो उसे खास बात बताता है कि मरने से कुछ देर पहले वूजन ने उसे कॉल करने की कोशिश की थी और एक मैसेज भी भेजा था कि उसे किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी है। अगली सुबह दिखाते हैं कि यंजन ने इंटरव्यू की तैयारी के चक्कर में किचन को फिश मार्केट बना दिया होता है और ऊपर से इतनी मेहनत से बनाए हुए खाने को वूजू को एक सेकंड नहीं लगता अपने मुंह से निकालने में। बेचारे बच्चे को भी उसके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी उसकी इकलौती दोस्त सियोन वहाँ पर आती है जो बीएस फूड में ही काम करती है और दोनों का गरीबों जैसा हाल देख वूजू की देखभाल में यंजन की मदद करती है और दोनों को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि बच्चे की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर तायुंग अपने नए अपार्टमेंट की मरम्मत और बदलाव के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा होता है। फिर इस कहानी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है पार्क युन संग, जो कि बीएस फूड का टीम लीडर है। वो अभी कंपनी के डायरेक्टर के सामने एक शानदार डिश बनाकर दिखाता है और इसी के जरिए नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल कर लेता है। और जब वो अपनी टीम के इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट देखता है तो उसमें यंजन की प्रोफाइल को देख उसे उसकी याद आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। अब इंटरव्यू का दिन आ जाता है और यंजन के दोस्त सियोन, जो आज वूजू का ध्यान रखने वाली थी, उसे अचानक बुसान के काम के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए वो एंड टाइम पर यंजन को कॉल करके बता देती है कि वो आज नहीं आ सकती। ये सुनकर यंजन पैनिक करने लग जाती है क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने में बस 3 घंटे बचे थे। अब वो अपने सारे पड़ोसियों के पास जाकर उन्हें अपनी कंडीशन बताती है, लेकिन हर कोई बहाना बनाकर उस प्यारे से बच्चे को संभालने के लिए मना कर देता है। और अब वो मजबूर होकर तायुंग को ही मैसेज कर देती है कि वो बच्चे को छोड़ रही है। और ये सुनते ही तायुंग फौरन से यंजन के घर आ जाता है और यंजन उसके सामने ड्रामा वगैरह करके थोड़ी देर के लिए ही सही वूजू का ध्यान रखने के लिए मना ही लेती है और फटाफट अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। अब जब तायुंग अपने भाई के घर और कमरे को देख रहा होता है तभी उसे काम से रिलेटेड एक कॉल आ जाता है और इसलिए वो वूजू को अपने साथ लेके अपने घर चले जाता है ताकि लैपटॉप पर काम कर सके और साथ ही घर ले आकर उस छोटे से बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि उसे बिल्कुल चुप रहना है, एकदम भूत की तरह, और यहाँ से हिलना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बदले उसे वूजू से एक थप्पड़ खाने को मिल जाता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब वो बेचारे छोटे से क्यूट से बच्चे को क्या ही कहे। यहाँ इंटरव्यू के दौरान युनचिन बताती है कि खाना अक्सर यादों से जुड़ा होता है, जैसे उसकी बहन के बनाए हुए किमची पैनकेक। यहाँ तायुंग अपना काम ये सोचकर कर रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा और चलते चलते कितनी ही दूर तक जाएगा, लेकिन देखते ही देखते वो भोला मनक उसके पूरे घर को अस्त व्यस्त करके ही छोड़ता है। और ये देख तायुंग इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी गूंज पूरे बिल्डिंग में सभी को सुनाई देती है। अब तायुंग चिढ़ जाता है और वापस उस बच्चे को उठाकर उसके घर ले जा रहा होता है और साथ ही युनचिन को भी कॉल लगा रहा होता है, लेकिन वूजू से वो भी देखा नहीं चाहता। वो एक सेकंड में उसका फोन गिरा देता है और दूसरे सेकंड में कार आके उसके फोन को कुचल कर चली जाती है। और ये सब इतनी जल्दी में होता है कि तायुंग को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अब बेचारा हद से ज्यादा परेशान होकर तायुंग वूजू को लेकर सीधे बीएस फूड के ऑफिस पहुंचता है और वहाँ
यहाँ भी वूजू ने अपनी शरारत नहीं छोड़नी थी। हर तरफ हंगामा मचा दिया होता है और जब यंजन उन दोनों को वहाँ देखती है तो पहले तो शॉक हो जाती है और दूसरी पल शर्मिंदगी से उन दोनों को खींचकर कंपनी से बाहर ले आती है और तायुंग से बहस करने लग जाती है कि मैंने बस तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। लेकिन उनकी बहस के दौरान वो जो वहाँ से गायब भी हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो फाउंटेन के बीचों बीच मजे से खेल रहा है, यानी कि दुनिया जाए भाड़ में। अब उसे वापस लाने के लिए इन दोनों को भी फाउंटेन में कूदना पड़ता है क्योंकि वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आ रहा था ना, इसलिए। अब जैसे तैसे उसे वहाँ से बाहर निकालने के बाद गुस्से में तायुंग फिर से उसे साफ साफ कह देता है कि अब वो ना तो यंजुन से मिलेगा और ना ही वूजू से। लेकिन भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि जब अगले दिन तायुंग अपना नया फोन खरीदता है तो तभी उसके कॉन्ट्रैक्टर के घबराए हुए मैसेजेस उसे मिलते हैं। वो लोग बताते हैं कि तायुंग के नए अपार्टमेंट में पानी भर गया है क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा काम करवाने को कहा था उस वजह से वहाँ पानी का पाइप फूट गया और अब अपार्टमेंट तैयार होने में 1 महीना और लगेगा। वैसे प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अभी जहाँ तायुंग रह रहा है यानी उसका मौजूदा स्टूडियो अपार्टमेंट का लीज भी खत्म होने वाला है, यानी कि उसके पास अब रहने की जगह भी नहीं बची थी। और जहाँ तक रही लीज रिन्यू करवाने की बात, वो तो होने से रहा क्योंकि अपार्टमेंट के ओनर ने पहले ही न्यू किराएदार को साइन कर लिया था। अब अगले दिन यंजन के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक मूविंग कंपनी किसी के घर का सामान लेके आती है। हर किसी को लगता है कि कोई नया रहने आया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो तायुंग है जो सुबह सुबह वूजू के घर टपक पड़ा है। यंजन तो उसे देखते ही शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब पता चलता है कि तायुंग यंजन के पहले कही हुई वूजू के साथ मिलकर पालने वाली बात को बहुत सीरियसली ले चुका है। यंजन तो उसे यहाँ रहने से मना कर देती है और उसके इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ होती है। तब तायुंग उसे अपने बुरे हालातों के बारे में समझाता है और उस दिन वूजू ने उसके स्टूडियो में जो भी नुकसान किया उसके फोटोज दिखाता है और बताता है कि उस बच्चे ने करीब 50 लाख वॉन का नुकसान किया है। ये सुनकर यंजन शॉक हो जाती है क्योंकि इतने पैसे तो वो इस जन्म में बिल्कुल चुका नहीं सकती थी, इसलिए वो मजबूर होकर तायुंग को यहाँ रहने देने के लिए हाँ कर देती है। अब तायुंग और वूजू मिलकर सारा सामान जमाने लगते हैं और यंजन उन्हें देखते देखते थककर वहीं सो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उठती है तो उसे पूरा घर साफ सुथरा मिलता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि तायुंग ने ये सब किया। इवन वो सुबह सुबह उन दोनों के लिए हेल्दी नाश्ता भी रेडी कर देता है ताकि यंजन को उससे बहस करने का मौका ही न मिले। वो वूजू को भी अब अच्छे से संभाल लेता है जिसे देखकर यंजन बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी और तब बढ़ जाती है जब उसे बीएस फूड से ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, यानी उसे जॉब मिल गई। ये देख तायुंग उसे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहता है और खुद वूजू का ध्यान रखने का जिम्मा लेता है, पर असल में तो वो यंजन को खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे घर पर रहने दे। अब जब यंजन के पास जॉब है तो तायुंग को पूरा भरोसा है कि यंजन उसे रोकना चाहेगी, नहीं तो वूजू को कौन संभालेगा। तो वहीं सियोन से बात करने के बाद यंजन को समझ आता है कि नई जॉब के शुरुआती दिनों में वूजू की देखभाल के लिए तायुंग का साथ होना बेहतर रहेगा। अब इसी वजह से दोनों शाम को बैठकर एक रूममेट एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके मुताबिक तायुंग यंजन के काम के दौरान वूजू का ध्यान रखेगा और फिर दोनों घर के सारे खर्चे आधे आधे आपस में बांट लेते हैं, यानी कि तायुंग अब पूरे 1 महीने के लिए यहाँ रहेगा। अब अगले दिन ऑफिस में तायुंग अपनी पूरी साल की छुट्टियाँ एक साथ लेने की रिक्वेस्ट करता है ताकि यंजन के काम पर रहने के दौरान वो वूजू का ख्याल रख सके। अब तायुंग का बॉस मान तो जाता है लेकिन एक शर्त पर ही उसकी छुट्टी मंजूर करता है कि अगर वो एक मॉडल में होने वाले शूट के लिए फोटोग्राफर की जगह ले तो, क्योंकि कंपनी का फोटोग्राफर अचानक गायब हो चुका था। अब तायुंग को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है और मॉडल जाकर रूम्स की फोटो खींचता है। वहीं उसकी मुलाकात एक फेमस फोटोग्राफर एमी चो के मैनेजर से होती है और उसका काम देख मैनेजर उसे 1 दिन के शूट के लिए एमी चो की मदद करने के बदले 10 लाख वॉन ऑफर करता है। लेकिन तायुंग उसका ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो दोबारा कभी फोटोग्राफी की दुनिया में नहीं लौटेगा। अब अगले दिन यंजन अपने काम के पहले दिन ऑफिस पहुंचती है और कई सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती है और इस दौरान तायुंग वूजू की एक्टिविटीज की फोटो उसे भेजता रहता है ताकि यंजन को तसल्ली मिले कि वो वूजू का अच्छे से ध्यान रख रहा है। अब रात को जब तायुंग शॉवर लेने लगता है तो अचानक ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है और वो आधे नहाने से बाहर आ जाता है। तभी यंजन भी अपने काम से लौट आती है और उसे ऐसे हाल में देख अचानक से चीख पड़ती है। बाद में पता चलता है कि घर का बॉयलर खराब हो चुका था और उसे ठीक करने में 10 लाख वॉन लगेंगे जो यंजन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरी में उस रात वो दोनों चूल्हे पर पानी गर्म करके वूजू को नहलाते हैं। लेकिन उस नन्हे शैतान को नहलाने में ही इनके पसीने छूट जाते
जाते हैं। अब अगले दिन यंचन का टीम के साथ पहला ऑफिशियल वर्किंग डे होता है, लेकिन मुसीबत तब हो जाती है जब उसका एक कलीग उसे उस वीडियो से पहचान लेता है जिसमें तायंग मूजू को लेकर उसके इंटरव्यू वाले दिन ऑफिस आया था और दोनों ने मिलकर खूब तमाशा करा था। और इस वजह से यंचन बहुत एम्बेरस होती है जब उसे पता चलता है कि उस वीडियो को 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वैसे उसका फेस उसमें नहीं आता है, लेकिन उसके हुलिये से काफी लोग उसे पहचानने लग जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका मैनेजर कोई और नहीं यंसियांग है, जो कि उसका पहला प्यार है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन तो देता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जताता कि वो उसे पहले से जानता है। यानी ये बंदा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखता है। तो वहीं घर पर तायुंग बॉयलर ठीक करने के लिए पड़ोसी से औजार मांगने जाता है, लेकिन वो पड़ोसी खुद आगे होके कहता है कि मैं बॉयलर ठीक कर सकता हूँ, और वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तायुंग को भी उस पर विश्वास हो जाता है। अब बॉयलर ठीक करने के दौरान वो तायुंग से यंचन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, और उसकी बातों से ये अंदाजा लगा लेता है कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि तायुंग भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा था उसे। अब आखिर में उस पड़ोसी से वो बॉयलर ठीक नहीं हो पाता, बल्कि उस बॉक्स में सारी तारें जल जाती है। तायुंग सिचुएशन हैंडल तो कर लेता है, लेकिन वो पड़ोसी वो तो अब तक 9-2-11 हो चुका था, क्योंकि उसे सिर्फ पंचायत चाहिए थी जो उसे मिल गई। वैसे अब हालात और भी खराब हो चुके थे, क्योंकि बिना बॉयलर ये लोग कब तक ही काम चला पाएंगे। इसलिए अब यंचन मकान मालिक को बॉयलर के लिए मैसेज करने की कोशिश करती है, और इस पर भी ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं कि मैसेज में क्या लिखें, क्योंकि यंचन कुछ शांति वाला मैसेज भेजना चाहती थी, तो वहीं तायुंग गुस्से वाला मैसेज, और इस चक्कर में गलती से एक बदतमीज तस्वीर सेंड हो जाती है, जिस वजह से यंचन तायुंग पर काफी चिढ़ती है। अब अगले 2 दिन तक तो यंचन ठंडे पानी से नहा के अपने ऑफिस के लिए रवाना होती है, लेकिन तीसरे दिन तायुंग नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब यंचन जब ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका पहला प्यार यानी युनस्यांग बिजनेस ट्रिप पर है, और वो परसों वापस आएगा ऑफिस। तो यंचन रिलैक्स हो जाती है और अगले दिन बिना नहाए ऑफिस आती है, लेकिन युनस्यांग को ऑफिस में देखते ही शॉक हो जाती है। यहाँ घर पर तायुंग भी बिना बॉयलर के परेशान हो रहा था, और ऊपर से उसे याद आता है कि यंचन की तबीयत भी इसी वजह से खराब हो रही है, और इसलिए अब वो एमिचो के लिए फोटोग्राफी का काम लेने का फैसला करता है और उसके मैनेजर से मिलने आता है। और जहाँ तक रही वूजू की बात, उसकी देखभाल एक दिन के लिए वो अपने दोस्तों से करवाता है। यहाँ दिखाते हैं कि तायुंग को काम मिल जाता है और वो एक मॉडल के शूट में एमिचो की मदद करता है। हालांकि मैनेजर ने उसे अपना ओपिनियन देने से मना किया था, फिर भी तायुंग लाइटनिंग को लेकर अपनी राय दे देता है, और वो ये रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि वो सिर्फ एमिचो के साथ एक दिन के लिए ही तो काम कर रहा है। अब शूट के बाद जब वो घर आता है तो उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि कैसे एमिचो कभी उसकी आइडियल हुआ करती थी। तो वहीं ऑफिस में युनस्यांग नोटिस करता है कि यंचन बीमार है, तो वो आगे होके यंचन को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और यंचन उससे कुछ कह भी नहीं पाती। खैर फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है, और फाइनली दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, और दोनों ने ही उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों सालों बाद ऐसे मिलेंगे। युनचन कहती है मुझे तो लगा तुम मुझे भूल गए। तो युनस्यांग पूछ बैठता है क्या तुम इस बात से अपसेट हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो युनस्यांग कहता है आई होप कि हम दोनों अच्छे से ऑफिस में काम करें, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युनस्यांग उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी युनचन को एक कॉल आ जाता है, और थोड़ी देर में वो वापस आके बताती है कि वो एक लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रही है, और शायद अब वो दोनों दोबारा ना मिल सके। अब जब युनचन घर पहुँचती है तो उसे घर की हालत देखकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर तायुंग उसे बताता है कि बॉयलर ठीक हो गया है। अब काफी दिनों बाद युनचन गर्म पानी से नहा के बहुत अच्छा महसूस करती है, और फिर वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, और बातों बातों में युनचन उससे बॉयलर के पैसे किश्तों में लौटाने की बात करती है, लेकिन तायुंग उसे छोड़ देने को कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम उसकी चिंता मत करो। देन दोनों डिसाइड करते हैं कि बाकी का महीना शांति से बिताएंगे, लेकिन ये शांति भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि रात को ढेर सारी वाइन की बोतलें खत्म करने के बाद दोनों सुबह साथ में सोए होते हैं, और जब दोनों एक ही बिस्तर से जागते हैं तो दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। फिर फौरन से दोनों बिस्तर से उठते हैं, और बाहर आकर उन्हें रात का अपना किया सारा कांड याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों ने ढेर सारी वाइन पी ली थी, और गेम खेलते खेलते वो तायुंग के कमरे में चले गए थे, जहाँ तायुंग उसे अपना फोटोग्राफी अवार्ड दिखाता है, और यंचन अपनी बहन को याद करके रो पड़ती है, और तायुंग उसे कंफर्ट करने लगता है। फिर दोनों ही बिस्तर पर सो जाते हैं, पर उन्हें गर्मी लगने लगती है तो वो अपने कपड़े भी उतार देते हैं, और बस यही याद आते ही दोनों घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे से वो दोनों ड्रिंक्स को पूरी तरह अवॉइड करेंगे। वीकेंड होता है, इसलिए आज पूरा दिन यंचन वूजू को संभालती है, और तायुंग वो तो अपने कमरे
कमरे से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि सुबह की सिचुएशन की वजह से दोनों को समझ नहीं आता कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे फेस करें। अब यंजन अपनी दोस्त सियोन के साथ वूजू को लेके प्लेग्राउंड आ जाती है और उससे आज सुबह की पूरी बात बताती है। तो सियोन एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो मजाक में पूछती है क्या वो तायोंग को एक आदमी की तरह देखने लगी है। ये सुनकर यंजन फौरन से मना कर देती है और बात को टाल देती है। तो वही तायोंग भी आज खोया खोया सा होता है। तो उसके दोस्त बातों बातों में उससे पूछ बैठते हैं कि क्या उसे यंजन खूबसूरत लगती है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी खुद भी उसके पास नहीं होता। तो वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अब घर लौटने पर दोनों एक दूसरे के सामने अजीब सा महसूस करते हैं और काफी ऑकवर्ड होने लग जाते हैं। एक टाइम पर जब यंजन विंडो खोलने में उसकी मदद करती है तो तायोंग तो उसे देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि उस पर यंजन उसे बहुत क्यूट लगती है और वो उसकी इमेजिनेशन में खो जाता है। पर जल्दी ही यंजन उसे रियलिटी में ले आती है और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि ये डोर भी खराब हो चुका है। फिर यंजन उसे एक और चीज दिखाती है किचन में जो खराब हो चुकी थी। तो तायोंग उस चीज को चेक करने लगता है और उसके मसल्स देख इस बार यंजन उसे देखते की देखती रह जाती है और उसके इमेजिनेशन में खो जाती है। खैर फिर तायोंग भी उसे रियलिटी में ले आता है और वो भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे लैंडलॉर्ड को बताना पड़ेगा कि किचन में ये चीज भी ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन हमेशा से यही हाल है कि उसका कोई जवाब नहीं आता। वैसे अब ये दोनों एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब अगले दिन ऑफिस में यंजन के कलीग फिर से ये चर्चा करते हैं कि क्या वो ही वो लड़की है जो वायरल वीडियो में दिखी थी। लेकिन यंजन सीधा जवाब न देके बात को टाल देती है कि हस्बैंड तो छोड़ो, मेरा तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है। और बस उसी टाइम युनस्योंग वहाँ आ जाता है और सबको मीटिंग रूम में बुलाता है। फिर पूरी टीम एक न्यू क्लाइंट ग्लो मार्केट को पाने की कोशिश में लग जाती है, जिसने पहले युनस्योंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। वैसे युनस्योंग यंजन की रिसर्च देखकर खुश होता है और उससे पूछता है क्या वो प्रपोजल का पहला ड्राफ्ट बनाना चाहेगी, और यंजन भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कचरा फेंकते टाइम तायोंग की मुलाकात अपने उसी पड़ोसी डोसिक से हो जाती है जिसने उसका बॉयलर खराब कर दिया था। और फिर 9-2-11 हो गया। वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि बहस करने लग जाता है कि बॉयलर तो पहले से ही खराब था, तो उसमें उसकी क्या गलती। तभी डोसी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उससे डांटने लगती है कि वो इतनी सिगरेट क्यों पीता है और उसने उसका कचरा इस बोतल में क्यों रखा। पर डोसी तो अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैंने वो कब की छोड़ दी। तभी उस दिन की बात का बदला लेने के लिए तायोंग डोसिक की मॉम को बता देता है कि उसने कल ही डोसिक को एक स्टोर के बाहर सिगरेट पीते हुए देखा था। और बस इतना सुनते ही डोसिक की मॉम अपने बेटे से कहती है तू घर आ, मैं तुझे बताती हूँ। तभी यंजन वहाँ पर आ जाती है। तो डोसिक तायोंग से अभी के बात का बदला लेने के लिए यंजन को तायोंग के अदर हाफ कहने लग जाता है। तायोंग उसे चुप करवाने लगता है, बट वो नहीं होता और यंजन को भी उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आता। तो तायोंग बहाने से यंजन को वहाँ से ले जाता है। वैसे डोसिक और उसकी मॉम को वूजू को देख थोड़ा तरस आता है कि इतनी छोटी उम्र में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए और यंजन और तायोंग अपने करियर के साथ साथ वूजू को बहुत मुश्किल और नाजों से पाल रहे हैं। वैसे घर लौटकर यंजन अभी की बातों के बारे में जब उससे पूछती है तो तायोंग बहाना बना देता है कि तुम बहुत अडोरेबल दिखती हो, इसलिए शायद उन्होंने हमारे बारे में गलत समझ लिया होगा। तभी यंजन को यूसियोंग का कॉल आ जाता है और वो ऑफिस का कुछ काम उसे और बता देता है। तो कॉल कटने के बाद वो तायोंग को बताती है कि उसे इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह अच्छा परफॉर्म करना है ताकि वो बीएस फूड की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने तक उसे ऑफिस में देर रात तक भी काम करना पड़ेगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उससे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट भी करती है कि जब तक उसका प्रपोजल का काम पूरा न हो जाए वो रोज कुछ घंटे ज्यादा वूजू का ध्यान रख ले। इस बार तायोंग न झगड़ा करता है और न चिढ़ता है, बल्कि थोड़ी सी झिझक के बाद चुपचाप हाँ कर देता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ दिनों तक तो यंजन लगातार काम में जुटी रहती है, कभी कभी तो वो रात को सोती भी नहीं। और ये देख तायोंग से जितना हो सके वो वूजू के साथ साथ उसका भी ध्यान रखता है। अब एक दिन सफाई करते हुए तायोंग यंजन के कमरे में लगे रात को चमकने वाले सितारों को देखता है, वही कमरा जिसमें अब यंजन सो नहीं पाती। और वही देख के तायोंग को वापस अपने उस नशे वाली रात याद आ जाती है जहाँ यंजन उसे ये चमकने वाले सितारे दिखाती है और बताती है कि कैसे वो और उसकी बहन एक बेसमेंट फ्लैट में रहते थे जो बारिश से भर जाता था। और फिर फुफुंद हटाने के लिए यंजू ने एक नया गेम बनाया था जहाँ जहाँ वो साथ में सफाई करते वहाँ एक ग्लो इन द डार्क स्टार लगा देते। यंजन ये भी याद करती है कि उसकी बहन उसके लिए किमची पैन
पैनकेक बनाती थी और फिर जो रूम यंजू ने उसके लिए रेडी किया था उसी रूम में वो अपनी बहन से कही आखिरी बदतमीज बातों को याद करके दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो उस रूम में सो नहीं पाती। और ये सब याद आते ही तायुंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जब देखता है कि बाहर बारिश हो रही है तो वो युनचुन के लिए मस्त किमची पैनकेक बनाता है और उससे कॉल करके पूछता है कि तुम कब तक वापस आओगी। युनचुन कहती है मैं टाइम से घर आ जाऊंगी, लेकिन तभी युनसियांग आके उसे और काम पकड़ा देता है। अब घर पर तायुंग युनचुन का इंतजार करता रहता है और वो अभी तक ऑफिस में ही होती है। और फिर सभी के चले जाने के बाद युनसियांग युनचुन को घर छोड़ने का ऑफर देता है, पर युनचुन मना कर देती है। तो युनसियांग कहता है कि रास्ते में मुझे स्ट्रेटजीज पर भी बात करनी है, इसलिए अब युनचुन मान जाती है कि ठीक है। लेकिन युनचुन अब भी उसे अपने रहने की जगह और अपनी बहन के बारे में सच नहीं बताती। इधर तायुंग वूजू को पड़ोसी के घर छोड़कर युनचुन के लिए बस स्टॉप पर एक एक्स्ट्रा छाते के साथ उसका इंतजार करता है। तभी वो देखता है कि युनसियांग ने उसे घर ड्रॉप किया है। युनसियांग के पास इतनी अच्छी कार और उसे सूट वगैरह में देख तायुंग को थोड़ी जलन होने लगती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख उसकी जलन और भी बढ़ जाती है। अब जब युनसियांग अपना छाता युनचुन को देके वहाँ से चले जाता है तब युनचुन की नजर तायुंग पर पड़ती है और वो उसे यहाँ देख चौंक जाती है। तो वही तायुंग गुस्से में घर चले जाता है कि मैंने फालतू ही इसकी चिंता करी। तो वही युनचुन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि बारिश बहुत हो रही थी इसलिए उसके मैनेजर ने उसे घर छोड़ दिया और उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि तायुंग उसे वहाँ लेने आएगा। खैर तायुंग को उसके एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो बस इतना कहता है कि उससे इंतजार करने से सख्त नफरत है और ये कहकर वो अपने रूम में चले जाता है। अब जब युनचुन टेबल पर रखे हुए किमची पैनकेक को देखती है तो और भी इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान दिखाते हैं कि एमिचो का फोटोशूट मैगजीन में छप जाता है और वो उसमें तायुंग का नाम भी मेंशन करती है और ये देख युनचुन एक मैगजीन खरीद कर तायुंग को कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। तभी एमिचो का खुद तायुंग को कॉल आता है और वो उसे अगले दिन काम पर आने और कैमरा साथ लाने को कहती है। तायुंग वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं बनाता क्योंकि वो फोटोग्राफी की लाइन में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर युनचुन उसे हौसला देती है और समझाती है कि तुम एक बार एमिचो के साथ काम करके तो देखो और जानो कि तुम फोटोग्राफी से आगे बढ़ नहीं पा रहे या बढ़ना नहीं चाहते। एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायुंग युनचुन को वो कैमरा दिखाता है जो उसे बचपन में उसके बर्थडे पर गिफ्ट मिला था और वो उसको बताता है कि उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन बिना ये बताए कि वो उसके भाई का ही दिया हुआ गिफ्ट है। देन वो एक्सेप्ट करता है कि उसे आज भी फोटोग्राफी से प्यार है। अब प्रेजेंट में युनचुन उससे कहती है कि वो हर तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करेगी और वो ये देखे कि फोटोग्राफी आज भी उसके लिए क्या मायने रखती है। अब तायुंग मान तो जाता है कि क्या तुम कल के दिन टाइम पे घर आ पाओगी। तो युनचुन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहती है, लेकिन अगले दिन शाम को युनसियांग फिर से उसे देर तक काम करने को कह देता है। इसलिए अब वो कॉल करके तायुंग से बहुत सारी माफिया मांगने लगती है कि वो नहीं आ पाएगी और अब तायुंग वूजू को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वो वूजू को वहाँ ले जाके एक जगह बैठा देता है और फिर एमिचो तायुंग का एक टेस्ट लेती है और उसे 3 घंटे में फोटो खींचकर उनके प्रिंट तैयार करने को कहती है। तो वहीं युनचुन और युनसियांग एयरपोर्ट के पास एक होटल में प्रपोजल पर काम करते हैं। युनचुन याद करती है कि कॉलेज के दिनों में भी युनसियांग उसका सीनियर था और वो दोनों पूरी रात ऐसे ही काम करते थे। ये बात जब वो युनसियांग को याद दिलाती है तो वो कहता है कि वो रात भर सिर्फ उसके साथ टाइम बिताने के लिए ही जागता था और इस पर युनचुन कुछ नहीं कह पाती। इस दौरान दिखाते हैं कि तायुंग काम में लगा होता है। तभी वो जो वहीं खेलते खेलते सामान से टकराकर गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। अब तायुंग घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बच्चे के गार्डियन को बुलाने को कहते हैं। तायुंग युनचुन को कॉल करता है लेकिन वो एयरपोर्ट पर होने की वजह से फोन नहीं उठा पाती। अब जब वो घर लौटते टाइम अपना फोन देखती है तो उसे काफी सारे तायुंग के मिस्ड कॉल्स मिलते हैं और जब वो तायुंग को कॉल करती है तब पता चलता है कि वो जो इंजर्ड है और वो तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल आती है और पता चलता है कि वूजू का इलाज हो चुका है और वो सो रहा है। लेकिन तायुंग बाद में युनचुन पर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है कि जब वो खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो बच्चे की कैसे संभालेगी, और ये बात युनचुन के दिल पे लगती है। अब बाद में डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि वूजू की चोट ठीक हो जाएगी, लेकिन असली चिंता वूजू की मेंटल कंडीशन है क्योंकि बच्चे सब महसूस करते हैं। और तायुंग जो वूजू के बारे में छोटी से छोटी चीज जब डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर का कहना होता है कि वूजू इमोशनल स्ट्रेस पर
पर रिएक्ट कर रहा है। अब अगले दिन तायुंग को अपने शब्दों पर पछतावा होता है कि उसे यंचन को वो सब नहीं कहना चाहिए था जो उसने गुस्से में कहा। इसलिए वो वूजू और यंचन के लिए आज बाहर से खाना लेकर आता है। वो लोग जैसे ही खाने वाले होते हैं तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है और जब यंचन स्क्रीन पर देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि बाहर यंसियांग आया था और इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब ये खुलासा होता है कि वही इस घर का मकान मालिक भी है जिसने कभी उनके मैसेजेस और कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब यंसियांग यंजन और तायुंग के घर मकान मालिक बनकर पहुंचता है। ये देख यंजन शॉक हो जाती है और जल्दी से तायुंग और वूजू को कमरे में भेज देती है और फिर यंसियांग के लिए दरवाजा खोलती है। यंसियांग भी यंजन को देख हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ रहती है और अब तायुंग को समझ आता है कि इतने टाइम से जिस मैनेजर के बारे में यंजन बात कर रही थी वो यही है। अब वूजू और तायुंग चुपके से टुकुर टुकुर देखे जा रहे होते हैं कि बाहर उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। तो वही यंजन कोशिश कर रही होती है कि वूजू और तायुंग के सामान पे यंसियों की नजर न जाए, लेकिन उसके मुताबिक कुछ नहीं होता बल्कि वूजू के प्यारे सॉफ्ट टॉय पर यंसियों की नजर पड़ जाती है और वो उसे उठा लेता है और अपने सॉफ्ट टॉय को देखते ही वूजू दौड़ा दौड़ा बाहर चले आता है और उसे पकड़ने के चक्कर में तायुंग भी बाहर आ जाता है, लेकिन बेचारे का पैर वूजू के खिलौने पर पड़ता है और वो बहुत बुरी तरह गिरता है। यंसियांग तो ये सब देखकर ही शॉक में चले जाता है। तो वहीं तायुंग बहुत एम्बेरस होता है और अब यंजन के पास कोई चारा नहीं होता। वो यंसियांग को बाहर ले जाके सारी सच्चाई शांति से बैठकर बताती है और उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे ये नहीं बताया था कि वो कहाँ रहती है। यंसियांग उसकी सिचुएशन समझता है लेकिन थोड़ा सा हर्ट भी होता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए इतना अजनबी हो गया हूँ कि तुम्हें मुझसे बातें छुपाने की जरूरत पड़ी। और ये सुनकर यंजन कुछ नहीं कह पाती। देन वो घर लौटकर तायुंग से भी माफी मांगती है, लेकिन तायुंग भी काफी हर्ट होता है और उसे लगता है कि यंजन को उसके साथ दिखने में शर्मिंदगी महसूस होती है और वो भी अपने पहले प्यार के सामने। यंजन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना समझदार रवैया नहीं दिखाता है और झगड़ा करके वहाँ से चले जाता है और वूजू को लेके अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तभी उसे एमिचो का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे उसके अधूरे असाइनमेंट की याद दिलाती है। तो वही ऑफिस में यंजन जब सियोन से सुबह की बात शेयर करती है तो सियोन को समझ नहीं आता कि तायुंग ने यंजन से झगड़ा क्यों किया। इसलिए वो यंजन से पूछ बैठती है कि क्या तायुंग के दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। ये सुनकर यंजन उसका मुंह बंद करती है और बात को टाल देती है और जितना हो सके युनसियांग को भी ऑफिस में अवॉइड करती रहती है, लेकिन मीटिंग के दौरान अवॉइड नहीं कर पाती। हालांकि युनसियांग बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव करता है और बस प्रोजेक्ट की बात करता है, लेकिन यंजन अब भी उसके सामने ऑकवर्ड होती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि एमिचो का मैनेजर सिर्फ उसका मैनेजर ही नहीं बल्कि होने वाला एक्स हस्बैंड है। वो उस पर गुस्सा करता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूँ लेकिन तुमने मुझे एक बार भी क्रेडिट नहीं दिया, और वो कल का आया हुआ लड़का तायुंग उसको तुमने एक बार में चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। एमिचो को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे रिटायर होने और तलाक के कागजों पर साइन करने को कहती है। तभी वहाँ तायुंग एमिचो से मिलने आता है और वो उसे अपने स्टूडियो लाकर बताती है कि तुम उस दिन अपनी फिल्म मेरे स्टूडियो में ही छोड़ गए थे तो मैंने खुद ही फोटोज डेवलप करवा ली है। वैसे एमिचो यंजन और वूजू की ली हुई फोटोज से काफी इम्प्रेस होती है और तायुंग से कहती है कि यंजन की फोटो उसके छिपे हुए प्यार को दिखाती है। ये सुनते ही तायुंग फौरन से मना कर देता है कि वो दोनों लवर्स नहीं है। तो एमिचो कहती है कि कैमरे का लेंस झूठ नहीं बोलता, जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे ना उसमें प्यार साफ दिख रहा है और इतनी गहरी और सच्ची फोटो तभी आती है जब दिल में सच में कुछ फीलिंग्स हो। उनकी बातें सुनकर अब तायुंग सोच में पड़ जाता है और फिर एमिचो उसे अपना पहला प्रोजेक्ट ऑफर करती है। दूसरी तरफ जब यंजन घर आ रही होती है तब रास्ते में उसे उसकी पड़ोसी मिलती है और उसे और वूजू को अपनी फैमिली के साथ कैंपेन पर चलने का ऑफर देती है। अब घर आकर यंजन वूजू के कपड़े पैक करने लगती है और तायुंग को भी कैंपेन के बारे में बताकर पूछती है कि क्या वो चलेगा, तो वो भी हाँ कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पड़ोसी भी साथ चलने वाले, क्योंकि यंजन ने सिर्फ उसे कैंपेन के बारे में बताया था और वो बच्चों के बीच फंस कर बैठा होता है। तो यंजन उसे गुस्से में देख कहती है कि वहाँ चलकर आराम कर लेना। अब दोनों वहाँ पहुंचकर काफी मुश्किलों से टेंट वगैरह लगाते हैं और जब वूजू को दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए खुश देखते हैं तो कहते हैं कि उनका यहाँ आना सफल रहा। उससे खुश देख ये दोनों भी खुश थे। थोड़ी देर बाद बड़े भी बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगते हैं और तायुंग सभी के फोटोज क्लिक करता है और वीडियो बनाता है और फिर थक कर अपने टेंट में आके आराम करने लगता है। तभी वो देखता है कि यंजन के फोन पर युनसियोंग का कॉल
आ रहा है। अब वो यंजन को उसका फोन देने जाता है, लेकिन तभी अनजाने में सुन लेता है कि यंजन अपनी पड़ोसी से कह रही है कि तायुंग और वो दोनों बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे। वो ये भी कहती है कि उनके बीच चीजें थोड़ी अजीब है और तायुंग जल्दी ही घर छोड़ के चले जाएगा। अब उसकी बातें सुन तायुंग दुखी हो जाता है और अब यंजन के लिए उसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल जाता है, जैसे उसके बुलाने पर उसे इग्नोर करना, और फिर वो जब आगे होके उससे कुछ टेस्ट करवाने आती है तो वो उन स्नैक्स को भी गुस्से में गिरा देता है। अब यंजन ये देख हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है और तायुंग का ये बिहेवियर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ जब यंजन गुस्से में जा रही होती है तभी उसे यंसुंग का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क ढूंढते ढूंढते वो गलती से एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है और रास्ता भटक जाती है। अब जब रात तक भी वो कैंप में वापस नहीं लौटती तो सब परेशान हो जाते हैं और उस दौरान पड़ोसन तायुंग को बताती है कि अंजन असल में उसके बारे में अच्छी ही बातें कर रही थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायुंग ने बस आधी बातें ही सुनी थी। बाद में यंचन ने कहा था कि तायुंग एक अच्छा इंसान है और उसके जाने पर उसे उसकी कमी महसूस होगी। वो और वूजू तायुंग को बहुत मिस करेंगे। हाँ, वैसे वो थोड़ा लड़ता है लेकिन दिल का अच्छा है। अब ये जानकर तायुंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार वो उसे जंगल में घायल और खोया हुआ पाता है। यंचन काफी घबराई हुई होती है तो तायुंग उसके पास आके उसे शांत करता है और देखता है कि उसके पैर में मोच आई हुई है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है तो तायुंग यंचन को संभालते हुए उसे एक छोटे से कैबिन में ले जाता है और उसकी चोट देखता है। उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है नी पर। इस पल दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होने लगती है। तभी दोनों बारिश और अपने अतीत की बातें करने लग जाते हैं। तायुंग बताता है कि उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसे अपने भाई का इंतजार याद आता है कि कैसे वो बारिश के दिनों में घंटों बैठे अपने भाई के वापस लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। ये सुनकर यंचन को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है और वो कहती है कि अगर कभी बारिश में वो अकेला महसूस करे तो उसे कॉल कर ले, वो उसके पास जरूर आएगी। और बस यही बात तायुंग के दिल को छू जाती है। अब बारिश बंद हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों कैंप की तरफ जाने लगते हैं और यंचन को चोट आई थी, इसलिए तायुंग उसे उठाकर ले जा रहा होता है। रास्ते में यंचन कहती है कि उन्हें अब फॉर्मेलिटीज छोड़ के दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन तायुंग मना कर देता है। तो यंचन कहती है अगर हम दोनों दोस्त नहीं है तो तुमने मुझे उठा क्यों रखा है। ये कहकर नीचे उतरने की जिद करने लगती है। तब तायुंग दोस्त बनने के लिए मान जाता है। वैसे उसे दोस्त बनने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, पर यंचन को खुश देख वो खुश होता है। देन ये दोनों कैंप आते हैं और वूजू को लेके घर जाने के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि यंचन की हालत ठीक नहीं थी। फिर जब ये तीनों घर आ जाते हैं तो तायुंग उसे हॉस्पिटल चलने को कह रहा होता है, बट यंचन मना कर देती है कि मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तभी उसे बुला लेता है। पता चलता है कि वो यंचन का ही कब से उसके घर के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि शाम को अचानक कॉल करने के बाद वो यंचन के लिए परेशान हो गया था। तो यंचन बताती है कि हाँ, दरअसल वो छोटा सा इंसिडेंट हो गया था बस इसलिए। और वो तायुंग को वूजू के साथ वहाँ से भेज देती है, लेकिन घर आकर भी तायुंग का ध्यान बस उन दोनों पर ही होता है। और फिर वो उन दोनों को साथ में वहाँ से जाते हुए देख बेचारा थोड़ा जेलस तो होता है। दरअसल युनसंग उसकी चोट देख सीधा उसे हॉस्पिटल ले आया था, जहाँ उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है और थैंक यू कहने के लिए यंचन अगले दिन उसे लंच पे ले जाने का वादा करती है। तो वहीं तायुंग भी यंचन के लिए दवाई और ऑइंटमेंट खरीद के ले आया था, लेकिन अब वो घर पर होती ही नहीं। तो वो उन्हें टेबल पर छोड़ के ये सोचकर सो जाता है कि अगर वो दोनों डेट भी करें तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वहीं यंसयांग भी अब यंचन और तायुंग की केमिस्ट्री से चलने लगता है। अब अगले दिन जब तायुंग उठता है तो उसकी थोड़ी तबीयत खराब होती है और जब रूम से बाहर आता है तो पता चलता है कि यंचन वूजू को लेके यंसयांग के साथ कहीं बाहर जा रही है। यंचन जब देखती है कि तायुंग को सर्दी हो गई है तो उसे उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे जाने के लिए कहता है। अब यंचन और वूजू नीचे आके यंसयांग से मिलते हैं और वो उन्हें एक रेस्टोरेंट लेके जा रहा होता है और रास्ते में वो अपने कॉलेज के दिनों की बातें करते हैं। देन रेस्टोरेंट आकर लंच के दौरान यंसिंग बातों बातों में कहता है कि वो यंचन को फिर से जानना चाहता है, जैसे वो उसे कॉलेज के टाइम जानता था। तो वहीं घर पर तायुंग को बहुत अकेला अकेला फील होता है। तभी उसे उसके पड़ोसी से कैंप की फोटोज मिलती हैं। उसमें जब वो यंचन की फोटो देखता है तो उसे एमिचो की बात याद आ जाती है कि कैमरा और दिल कभी झूठ नहीं बोलते। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। देन एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ऑर्फनेज में कोई कह रहा है कि बारिश के दिनों में वो अक्सर बीमार पड़ जाता है। तो वहीं लंच के बाद यंसिंग यंचन को डेजर्ट कैफे चलने को कहता है, लेकिन वो तायुंग की चिंता में उसे मना करके घर लौट आती है और रात को उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखती है। और जब तायुंग आधी रात को उठता है तो उसे अपने रूम में सोए हुए देख शॉक हो जाता है। फिर पास में पड़ी चीजों से समझ जाता है कि अंजन ने उसका रात भर
ख्याल रखा है। अब वो यंशन को देखने ही लगता है कि तभी वो भी अपनी नींद से जाग जाती है और तायुंग को देख फिर उसका ख्याल रखने लगती है। पर इस बार तायुंग अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करता बल्कि एक्सेप्ट करता है और फाइनली युनचुन से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि युनचुन पहली इंसान है जो उसके लिए रुकती है और उसके घर लौटने का इंतजार करती है। ये सुनकर युनचुन हैरान होती है पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी उनका पड़ोसी खाना लेकर आ जाता है और युनचुन को थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का मौका मिल जाता है। अब अगले दिन जब तायुंग युनचुन को वूजो के साथ सोते हुए देखता है तब उसे याद आता है कि युनचुन ने रात को उसका ख्याल रखते हुए ये कहा था कि अगर उसकी तबीयत इतनी ही खराब है तो उसने उसे जाने से रोका क्यों नहीं। तब तायुंग कहता है कि अगर मैं रुकने के लिए कहूँ तो भी हर कोई मुझे छोड़ के चले जाता है। ये सुनकर युनचुन कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये कहकर वो उसे सुला देती है। अब बाद में दिखाते हैं कि युनचुन तायुंग के लिए पॉरिश बनाती है। तभी वहाँ तायुंग आ जाता है और उसे देख फिर से वो ऑकवर्ड फील करने लग जाती है और जल्दी से अपना सारा सामान लेकर घर से चली जाती है। तभी उसे नीचे डे केयर का कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि वूजो के एडमिशन के लिए वहाँ एक सीट खाली हो गई है। अब वो ऑफिस चली जाती है और तायुंग को मैसेज करके बोलती है कि वूजो को डे केयर छोड़ दे और उस नन्हे से शैतान को तैयार करने में तायुंग को आधा घंटा लग जाता है। खैर फिर वो उसे डे केयर लेकर आता है और उसका एडमिशन का प्रोसेस पूरा करता है। तो वो नोटिस करता है कि युनचुन ने फॉर्म पर गार्डियन के कॉलम में अपना नाम नहीं बल्कि तायुंग का नाम लिखा है और ये देख वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वो क्लासरूम में आकर वूजो को मजे से खेलते हुए देखता है और जब वूजो वहाँ तायुंग को देखता है तो वो दौड़ते हुए उसके पास आता है और सबको बताता है कि वो इसके अंकल हैं। देन वूजो उसके जाने के बाद रोए नहीं इसलिए वो उसे समझाता है कि उसकी आंटी उसे जल्दी ही लेने आएगी। तो वूजो उसे हाई फाई देते हुए कहता है ठीक है और उसे आगे होके हक कर लेता है और ये पल तायुंग के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब बाहर आकर वो युनचुन को वूजो की अपडेट देने के लिए उसकी फोटो भेजने जाता है लेकिन गलती से उससे अपनी ही सेल्फी वाली फोटो सेंड हो जाती है जिसे देख बेचारा पैनिक करने लग जाता है क्योंकि वो फोटो युनचुन ने अब तक देख ली थी। तो वहीं युनचुन को भी समझ नहीं आता कि उसने अपनी फोटो क्यों सेंड करी और ऊपर से सियोन उसे तायुंग की फोटो देखते हुए पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर तायुंग के साथ उसका चल क्या रहा है। तब युनचुन उसे सच बता देती है कि कल रात तायुंग ने मुझे ये कन्फेस करा कि वो मुझे लाइक करता है बट फिर युनचुन को ये भी लगता है कि कल रात को उसे बहुत बुखार था इसलिए शायद उसने यूं ही कह दिया होगा। तो वही सियोन ऐसा नहीं मानती और कहती है कि अब उसकी लाइफ में दो लड़के हैं जो क्लियरली उसकी परवाह करते हैं तायुंग और युनस्योंग। लेकिन युनचुन कहती है कि मेरा फोकस बस अभी वूजो और अपने करियर पर है। उसके बाद युनचुन युनस्योंग के साथ एक मीटिंग के लिए आती है और मीटिंग के बाद युनस्योंग उसे कैफे चलने के लिए कहता है। वहाँ वो वाली ड्रिंक ऑर्डर करता है जो युनचुन की फेवरेट है और फिर बातों बातों में उसे पता चलता है कि तायुंग जल्दी ही युनचुन के घर से चली जाएगा क्योंकि उनके बीच का जो 1 महीने का एग्रीमेंट है वो खत्म होने वाला है। अब ये सुनकर युनस्योंग काफी रिलैक्स हो जाता है और साफ साफ उससे कहता है कि उसे इस बात से अब तक काफी परेशानी हो रही थी कि वो एक आदमी के साथ रह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एमिचो का होने वाला एक्स हस्बैंड मोस्योंग तायुंग को एमिचो के असिस्टेंट के रूप में नए काम पकड़ा देता है और सेट पर तायुंग इतना अच्छा काम करता है कि वो उसके काम से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वाकई इसके फोटोग्राफ्स तो बहुत अच्छे हैं। तो वहीं घर पर युनचुन वूजो से उसके दिन के बारे में पूछने लगती है लेकिन लगता है कि वो जवाब देने के मूड में ही नहीं होता। तभी तायुंग घर आ जाता है और अभी भी दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस की वजह से दोनों बस इधर उधर की बातें किए जा रहे होते हैं। तभी युनचुन बहाना बना के वॉशरूम चले जाती है और तायुंग उससे बाय कहता है। फिर खुद ही सोचता है ये मैं क्या कर रहा था अभी, सीरियसली ये मैं हूँ। तभी तायुंग को उसके कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि उसका अपार्टमेंट रिपेयर हो चुका है, वो जब चाहे यहाँ आके रह सकता है। तो तायुंग अब कहने लगता है कि इतनी जल्दी काम कैसे खत्म कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है ये तुम थे जिसने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं काम जल्दी खत्म कर दूं और जब कर दिया है तो तुम नखरे दिखा रहे हो। तो तायुंग कहता है ठीक है मैं कल आता हूँ वहाँ चेक करने। वैसे वो हैरान होता है कि 1 महीना इतनी जल्दी बीत गया। फिर वो बाहर आके युनचुन के काम में मदद करने लगता है और कहता है मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ पर डोंट वरी, मैं तुम पर किसी भी बात का प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं कैसा फील करता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे सामने अनकंफर्टेबल मत होना और दूर मत भागना। इसलिए अब दोनों डिसाइड करते हैं कि फिलहाल के लिए वो सब कुछ पहले जैसा ही रहने देंगे। अब रात को एक अनजान आदमी काली टोपी पहने उनके अपार्टमेंट के पास आता है लेकिन वूजो के रोने की आवाज सुनकर वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन युनचुन ऑफिस जाते टाइम अपने बिल्डिंग में पुलिस को देखती है
है। और फिर जब तायंग वूजू को डे केयर छोड़ के आ रहा होता है तब बहुत सारे पड़ोसियों को आपस में बातें करते हुए देखता है और उनसे उससे पता चलता है कि एक अनजान आदमी बिल्डिंग के आसपास घूम रहा है जो अकेली औरतों को टारगेट करता है। और कुछ फ्लैट्स में तो चोरी भी हुई है और सुबह पुलिस आकर उन्हें अलर्ट करके गई है। अब तायुंग को युनचुन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे मैसेज करके पूरी बात बताता है और कहता है कि जब तक वो अनजान आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक वो जल्दी घर आ जाया करे। फिर वो अपने नए अपार्टमेंट में जाता है जहाँ सब कुछ नया और परफेक्ट है, लेकिन खुश होने की जगह वो जानबूझकर कमियां ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो अब किसी भी कीमत पर यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता था। अब शाम को यंचन घर लौटते टाइम बस में ही सो जाती है और अपना स्टॉप मिस कर देती है। तो वहीं तायुंग बस स्टॉप पर उसका ही इंतजार कर रहा होता है और उसे लेट होते देख कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो यंचन उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। अब घर तक चलकर आते वक्त उसे लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है और फिर उसे वो भी याद आ जाता है कि इस इलाके में एक अनजान आदमी अकेली औरतों को टारगेट कर रहा है। और बस यही याद आते ही युनचुन काफी घबरा जाती है और दौड़ने लगती है। तभी तायुंग उसके सामने आ जाता है जो उसे ढूंढने निकला था और उसे देख युनचुन काफी रिलैक्स होती है और राहत की सांस लेती है। तो वहीं वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका था जो युनचुन का पीछा कर रहा था। बाद में युनचुन तायुंग को ये बात बताती है तो तायुंग उससे प्रॉमिस करवाता है कि अगर आगे कभी भी तुम्हें डर लगे तो तुम तुरंत मुझे कॉल करोगी। तो युनचुन भी प्रॉमिस कर देती है। फिर बातों बातों में तायुंग उससे झूठ बोलता है कि उसका अपार्टमेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है और पूछता है क्या मैं कुछ और दिन तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ। तो युनचुन भी खुशी खुशी हाँ कर देती है और इस वजह से तायुंग भी खुश हो जाता है। अब बाद में तायुंग युनचुन को उसकी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे देता है, लेकिन वो पेपर स्प्रे काम ही नहीं कर रहा था। तो तायुंग चेक करने लग जाता है लेकिन गलती से अपनी ही आंखों में स्प्रे कर देता है। अब उसे काफी जलन होने लगती है तो युनचुन उसे घर लाके उसकी मदद करती है, उसका मुंह धुलवाती है और फिर उसे एक जगह बैठकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो युनचुन को अपने इतना पास देख उसे देखता का देखता रह जाता है। तो वहीं युनचुन उसकी आंखें देखते हुए कहती है कि लगता है अब तुम्हारी आंखें ठीक है, एक मिनट रुको, मैं उस पेपर स्प्रे के साइड इफेक्ट चेक करके आती हूँ। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और तायुंग तुरंत उसे गिरने से बचा लेता है और उन दोनों के बीच का एक क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। खैर अब युनचुन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिखाते हैं कि अंसियों की टीम की मीटिंग एमिचो के साथ होती है और जब तायुंग भी उनके साथ आता है तो यंचिंग और यंसियों दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो वही सारे एम्प्लॉयज तायुंग को देख सोचते हैं कि ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अब मीटिंग में यंसियोंग एमिचो और उनकी टीम के साथ ग्लो मार्केट के नए कैंपेन के लिए डील फाइनल करता है और मीटिंग काफी अच्छी जाती है और बाद में सब डिनर का प्लान बना लेते हैं। लेकिन एमिचो को भीड़ भाड़ नहीं पसंद, इसलिए वो इनके साथ नहीं आती। देन लिफ्ट में टीम का एक कलीग तायुंग के पीछे ही पड़ जाता है और उसे देख बस यही याद करने की कोशिश करता है कि उसने उसे कहाँ देखा है और फाइनली उसे याद आ जाता है कि तायुंग वही है जो बच्चे को लेके कंपनी आया था और उन दोनों ने लॉबी में हंगामा कर दिया था। और अब तायुंग एम्बेरस होके अपना मुंह छुपाने लग जाता है। अब सारे टीम मेंबर्स तायुंग और युनचुन को वायरल लॉबी वाली वीडियो की वजह से कपल समझने लग जाते हैं। तो दोनों सबको अपनी सिचुएशन समझाते हैं और खासकर युनचुन जोर देकर कहती है कि वो दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे तो बेचारे तायुंग का मुंह उतर जाता है। अब डिनर के दौरान तायुंग और यंसियोंग एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं कि युनचुन के लिए कौन बेस्ट है और बात अब बॉलिंग मैच तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से जमकर कम्पीट करते हैं और युनचुन तो दोनों को ही चीयर करती है, लेकिन उसे क्या पता ये कंपटीशन उसके लिए ही तो हो रहा है। खैर लास्ट में तायुंग मैच जीत जाता है और एक्साइटमेंट में युनचुन को हक कर लेता है और ये देख युनसियोंग को काफी जलन होती है। अब बाद में म्यूसियोंग यानी एमिचो का होने वाला एक्स हस्बैंड तायुंग को अपने साथ स्टूडियो वापस ले जाता है और युनसियोंग को युनचुन को घर छोड़ने का मौका मिल जाता है। देन दोनों रिवर के पास रुककर आतिशबाजी देखते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सालों पहले भी युनसियोंग ने युनचुन को फायरवर्क्स देखने बुलाया था। तब युनचुन को पता चला था कि युनसियोंग ने उसके लिए अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दी थी, इसलिए उसने लैंग्वेज प्रोग्राम के बहाने उससे दूर जाने का झूठ बोला। अब प्रेजेंट में युनचुन मान लेती है कि उसे पता था कि युनसियोंग उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जानता था और उस वक्त उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए झूठ बोलना ही बेहतर समझा। देन युनसियोंग भी कहता है कि उसे पहले से सब पता था और वो ये भी समझता है कि क्यों युनचुन ने ऐसा किया। अब युनसियोंग उसे घर ड्रॉप कर देता है और तब तक वेट करता है जब तक कि वो घर के अंदर नहीं चली जाती। इसी दौरान तायुंग उससे फोन करता है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। अब फोन पर बात करते वक्त जब वो अपने फ्लैट के पास पहुँचती है तो
देखती है कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है और वो घर के अंदर जाते हुए कॉल पर पूछती है कि क्या तुमने दरवाजा पहले ही खुला छोड़ दिया था। तो तायुंग कहता है नहीं नहीं। तो अब यंजन घर के अंदर का हाल देख शॉक हो जाती है क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा था और तभी रूम के अंदर किसी को मौजूद देख वो जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर यंगसंग फौरन से उसकी मदद के लिए आता है और दोनों देखते हैं कि घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। वो उन दोनों से माफी मांगता है और बताता है कि जब वो घर पर आया था तब दरवाजा खुला हुआ ही था और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो वूजिन का फादर है। और ये सुनकर यंजन हैरान हो जाती है। तो वहीं तायुंग जिसने फोन पर यंजन की चीख सुन ली थी वो घबराते हुए दौड़ के घर पहुंचता है और यंजन की चिंता करने लगता है। तब यंजन उसे उसके फादर की तरफ इशारा करती है लेकिन तायुंग उन्हें पहचान नहीं पाता। ये देख उसके डैड रोते हुए माफी मांगते हैं कि उन्हें आने में बहुत देर हो गई। दरअसल वो 20 साल बाद अपने बेटे से मिल रहे होते हैं लेकिन तायुंग उनके साथ बहुत कोल्ड बिहेव करता है और उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तो वहीं यंगसंग को अभी भी घर में हुई घुसपैठ की चिंता होती है क्योंकि चोर शायद तायुंग के फादर के आने से भी पहले आया होगा। पर यंजन उससे चिंता न करके वहाँ से जाने को कहती है। तो यंगसंग कहता है कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना और वहाँ से चली जाता है। फिर यंजन वूजू को पड़ोसी के घर से ले आती है। तभी तायुंग नोटिस करता है कि यंजन के हाथ पे चोट लगी हुई है। तो वो बाद में उसे अपने रूम में ले जाकर बैंडेड लगा देता है और अपने फादर की तरफ से माफी मांगता है कि वो एक अजनबी को अचानक घर में देखकर डर गई। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायुंग के डैड कर्ज में डूबने के बाद बच्चों को छोड़कर भाग गए थे। अब प्रेजेंट में तायुंग उनसे मिलकर कहता है कि दोनों अपनी अलग अलग जिंदगियां जिए लेकिन डैड ऐसा नहीं चाहते थे बल्कि इस बार वो तायुंग के लिए एक अच्छा फादर बनना चाहते थे और इसलिए वो उससे बस एक दूसरा मौका मांगते हैं। इवन अपने घुटनों के बल भी बैठकर उससे माफी मांगने लगते हैं लेकिन तायुंग न उन्हें दूसरा मौका देता है और न माफ करता है बल्कि वहाँ से चले जाता है। तो वहीं ऑफिस में खुशी की खबर मिलती है कि उनका ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट बीएस फूड का कोर प्रोजेक्ट चुना गया है। अब काम के बाद यंजन जब वूजू को डे केयर से पिक करती है तभी वहाँ यंगसंग भी आ जाता है और दोनों को घर ड्रॉप करता है और यंजन से पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ घर पे चल सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाती है। बाद में पता चलता है कि यंगसंग बस उसके घर का ताला बदलना चाहता था और यंजन ने कुछ और ही समझ लिया था। अब यंगसंग उससे ड्रिल मशीन मांगता है। यंजन वो लेने चाहती है लेकिन वो अलमारी के इतनी ऊपर रखी थी कि उसका हाथ ही नहीं पहुँचता। तभी यंगसंग वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट बन जाता है। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और वो जो उन्हें तभी तायुंग भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें ऐसी पोजीशन में देख लेता है और यंगसंग से पूछता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। तब यंजन बताती है कि ये दरवाजे का लॉक बदलने आए हैं। अब दोनों लड़के एक दूसरे को झेलते हुए डोर का लॉक चेंज कर ही देते हैं। बाद में यंगसंग को थोड़ा फील होता है कि यंजन तायुंग और वूजू एकदम फैमिली जैसे लग रहे हैं। अब जाते वक्त यंगसंग तायुंग को चेतावनी देता है कि वो यंजन को हर्ट ना करे क्योंकि उसे शक है कि उसके डैड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अगले दिन तायुंग अपने दोस्तों से मिलता है और बातों बातों में कहता है कि जिस घर में वो रह रहा है वो अब उसे सच में घर जैसा लगने लगा है जो उसने बचपन में कभी महसूस ही नहीं किया था। अब अगले कुछ दिनों में तायुंग के डैड को दिखाते हैं जो अपार्टमेंट के लोगों की मदद करते हुए धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लेते हैं बस इस बहाने से कि कभी तायुंग की झलक ही देखने को मिल जाए। अब एक दिन वो यंजन और वूजू से मिलते हैं और बातचीत करते हुए बताते हैं कि तायुंग उनसे मिलना नहीं चाहता। अब जब यंजन घर आकर तायुंग से इस बारे में बात करती है तो वो अपने डैड और अपने भाई दोनों को माफ करने से इनकार कर देता है और कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। और गुस्से में वो यंजन पर भी इल्जाम लगा देता है कि वो उसकी साइड नहीं ले रही। यंजन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है पर तायुंग इस वक्त बहुत इमोशनल होता है। वो कुछ नहीं समझता और अपने रूम में चले जाता है। अब अगले दिन ऑफिस में एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है यानी कि इनकी एक राइवल कंपनी हनबी फूड ने भी ग्लो मार्केट को मिलता जुलता प्रपोजल भेज दिया था। अब सब जने ऑफिस में ये रूमर्स फैलाने लगते हैं कि अंजन ने ही वो प्रपोजल लीक किया होगा क्योंकि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। अब इन सबसे अंजन काफी हर्ट होती है और छत पर आके रोने लगती है। तभी अंशंग उसके पास आके उससे अपना रुमाल देता है और साथ ही हिम्मत भी। अब टीम पीच और तायुंग के साथ विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी रखती है और मीटिंग के बाद तायुंग भी ऑफिस में लोगों को यंजन के बारे में गॉसिप करते हुए सुन लेता है। तभी वहाँ यंजन आ जाती है और तायुंग अपने पहले के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है कि उसे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था
तो यंजन भी कहती है कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। तभी यंसियांग उसे बुला लेता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब मीटिंग में यंसियांग का बॉस फैसला करता है कि ग्लो मार्केट पिच किसी और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जैसे टीम 1 के मिस्टर चोई को देना चाहिए, ना कि यंजन को, क्योंकि वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। पर यंसियांग का कहना होता है कि शुरू से लेके ये प्रोजेक्ट उनकी टीम संभाल रही है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना दोनों के बीच पिच कंपटीशन हो जाए, जो बेहतर होगा वही इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। अब उसका सजेशन इतना अच्छा होता है कि सब मान जाते हैं। अब रात को जब यंसियांग यंजन को घर ड्रॉप करता है तो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे किसी भी टाइम कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। पर यंजन उसे मना कर देती है और कहती है कि इस बार मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ और सबको दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी मदद के बिना भी मैं ये पोजीशन डिजर्व करती हूँ। अब यंसियांग मान जाता है। तभी वूजो और तायुंग वहाँ पर आ जाते हैं तो यंजन उनके साथ घर जाने लगती है। तभी यंसियांग यंजन को रोककर कहता है कि एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हें डेट पर लेकर चलूंगा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जब यंजन काम कर रही होती है तब तायुंग उसे अचानक आकर पूछता है क्या तुम यंसियांग को अभी भी लाइक करती हो। तो यंजन पूछती है क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तब तायुंग भी उसे अपनी फीलिंग्स याद दिलाता है और कहता है कि वो भी उसके सपोर्ट में खड़ा है, अगर वो उसे भूल भी गई तो भी वो हमेशा उसकी साइड रहेगा। तभी वो जो रोने लग जाता है तो यंजन उसके पास चली जाती है। अब बाद में जब यंजन अकेले बैठी होती है तब ये डिसाइड करती है कि वो दोनों लड़कों के बीच कंफ्यूज होने के बजाय अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी। अब रात दिन वो अपने प्रोजेक्ट में ही लगी हुई होती है और एक दिन वो रात को ऑफिस में ही सो जाती है। ये देख यंसियांग उसका ध्यान रखता है पर तभी उसकी नींद खुल जाती है तो वो बहाना बना देता है कि उससे भी कुछ काम है, इसलिए वो भी ऑफिस में ही रुका है। पर असल में तो वो यंजन के लिए वहाँ रुकता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि ऑफिस से लेट आने पर वो सुबह देर से उठती है। तब तक तायुंग घर के सारे काम कर चुका होता है और नाश्ता भी उसने बना दिया था। ये देख यंजन काफी खुश होती है और डायरेक्ट नाश्ता करने बैठ जाती है। तब तायुंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। तब वो ऑफिस गॉसिप के बारे में उसे बता देती है और वो ये सुनकर ही गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने अपने आप को बुली कैसे होने दिया, एचआर में कंप्लेन करनी चाहिए, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसे गुस्से में देखकर यंजन हंस पड़ती है और उससे बेटर फील होता है। देन वो यंजन को अपने फोटोशूट पर बुलवाता है ताकि वो अपने पिच का मेन डिश फॉरेनर पर टेस्ट कर सके। पर दिक्कत ये है कि वो दोनों उस क्यूट से बच्चे को किसके हवाले छोड़ के जाएं। अब वो दोनों अपने पड़ोसी दोस्त सबसे पूछ लेते हैं लेकिन कोई भी आज वूजू को संभालने के लिए अवेलेबल ही नहीं होता और आखिरकार बेबी सिटर नहीं मिलने पर तायुंग अपने डैड को वूजू के देखभाल के लिए मान लेता है और वो भी बहुत अच्छे से वूजू को संभाल लेते हैं। अब ये दोनों फोटोशूट पर आते हैं और यंजन पहली बार तायुंग को काम करते देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अब शूट के बाद वो अपनी मेन डिश फॉरेन मॉडल्स को खिलाती है और उनका फीडबैक रिकॉर्ड करती है और उन सबका फीडबैक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होता है। अब बाद में जब बारिश शुरू हो जाती है तो तायुंग यंजन का हाथ पकड़ता है और दोनों मजे से भागते हुए पनाह ढूंढने लगते हैं। अब थोड़ी दूर पर वो दोनों एक झोपड़ी में ठहरते हैं और तायुंग उससे कहता है कि वो उसकी छतरी तो नहीं बन सकता पर जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक उसके साथ जरूर खड़ा रह सकता है। देन यंजन भी कहती है कि वो हमेशा उसकी साइड पर रहेगी। अब धीरे धीरे यंजन की तरह तायुंग को भी बारिश वाले दिन पसंद आने लगते हैं। वैसे अब पिच कंपटीशन का दिन आ जाता है और यंजन की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी जाती है, खासकर फॉरेनर्स के वीडियो फीडबैक की वजह से उनकी टीम जीत जाती है और वो खुशी में तायुंग को ये गुड न्यूज बताती है और वो भी खुश होकर वूजू के साथ केक लेने निकल पड़ता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि यंजन घर जा रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और यंसियांग वहाँ छाता लेकर टाइम पे आ जाता है और अपना वादा निभाते हुए प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो सीधा उससे कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यंजन ने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था इसलिए वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। तो वहीं तायुंग यंजन की ऑफिस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए केक रेडी करके बैठा होता है लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब यंजन उसे कॉल करके बताती है कि वो लेट आएगी क्योंकि वो यंसियांग के साथ डिनर पर आई है। डिनर पर यंसियांग यंजन से कहता है कि वो उसके साथ 3 डेट्स पर चले और फिर डिसाइड करे कि उसके दिल में क्या है, यानी वो उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए फोर्स नहीं करता बल्कि सोचने के लिए वक्त देता है। अब डिनर के बाद वो उसे घर छोड़ देता है और दोनों अगले हफ्ते एक और डेट पर जाने का प्लान बना लेते हैं। देन जब यंजन घर आती है तो तायुंग को वूजू के साथ सोते हुए देखती है और फिर अकेले बाहर बैठकर यंसियांग के कन्फेशन को याद करती है। तो वहीं अगले दिन एक कैफे में यंसियांग अपने कलीग से बात करते हुए एक्सेप्ट करता है कि कन्फेशन के बाद से यंजन थोड़ी अनईजी लग रही है, लेकिन इस बात को वो ऐसे बताता है जैसे वो उसकी नहीं उसके दोस्त की सिचुएशन हो, यानी अपना नाम नहीं लेता। वो बस ये जानना चाहता है कि क्या यंजन
उसे पसंद नहीं करती या फिर वो उसके सामने नर्वस हो रही है। तो कलिक की बातों से उसे इतना कंफर्म तो हो जाता है कि लड़की बस नर्वस हो रही होगी और कुछ नहीं। तो वहीं कैफेटेरिया में यंजन भी अभी यही बात कर रही होती है और सियोन को सब सच बता देती है कि अब तो दोनों लड़कों ने उसे अपने दिल की बात बोल दी है। तो सियोन पूछती है कि आखिर उसका दिल किसके लिए धड़कता है, लेकिन इस पर तो अभी यंजन खुद भी कंफ्यूज होती है और कहती है कि तायुंग के साथ मैं जैसे हूँ वैसे रह सकती हूँ, वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है, जबकि यंग बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है और मुझे लगता है मैं उसके स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं हूँ और उसका परफेक्शन मुझे और बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करता है। तो ये सुनकर सियोन कहती है जल्दी मत करो, बल्कि दिल को डिसाइड करने दो। अब घर पर वो तायुंग को किमची खाते देख कहती है रुको, ये क्यों खा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए राइस बना देती हूँ। ये कहते कहते जब वो फ्रीज खोलती है तो अंदर केक देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है ये किसके लिए है। तो तायुंग बताता है कि ये तुम्हारे लिए है और फाइनली उसे अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट कहता है। अब चॉकलेट केक यंजन का फेवरेट होता है तो वो शौक से उसे खाने लगती है और थोड़ा बहुत खाने के बाद अब उसे किमची खाने का मन भी हो जाता है, तो वो तायुंग से लेके वो भी खा जाती है। अब अगले दिन तायुंग पड़ोस वाली मिसेस पार्क के घर वूजू को लेने जाता है, लेकिन वहाँ अपने फादर को देख हैरान हो जाता है और वूजू को जैसे ही वहाँ से लेके जाने लगता है तभी उसके डैड उसे रोककर वूजू के लिए एक केयरफुली सिलेक्टेड जूस का डब्बा देते हैं, जिससे वूजू का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अब शाम को उनके घर एक इंश्योरेंस एजेंसी की लेडी आती है और यंजन को यंजू और वूजन की डेथ के पे आउट के बारे में बताती है। ये सुनकर यंजन इमोशनल हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी तायुंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि अपने इमोशंस को दबाकर मत रखो। ये सुनकर यंजन पूरी तरह टूट जाती है और तायुंग उसे गले लगाकर कंफर्ट करने लगता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि यंसियांग की टीम ग्लो मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और वीकेंड पर यंसियांग और यंजन अपनी सेकेंड डेट पर कंट्री साइड घूमने जाते हैं। लंच के दौरान यंजन उससे पूछती है कि उसने बीएस फूड में काम करना क्यों चूज किया। तो वो कहता है कि वो चाहता है कि सस्ता खाना भी इतना टेस्टी हो कि लोगों के लिए वो खुश यादें बन जाएं और वो खाना खाते ही लोग उस पल के लिए अपने दर्द और प्रॉब्लम को भूल जाएं। तो ये सुनकर यंजन बताती है कि उसने भी इसी वजह से ये फील्ड चूज करी। अगले दिन ऑफिस में सियोन बताती है कि उसने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि यंजन का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से परमानेंट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस बार सियोन उसे ड्रिंक पे चलने को कहती है पर यंजन मना कर देती है। पास ही में तायुंग और उसका दोस्त खड़े होते हैं जो कि यहाँ कुछ काम से आए थे। वो भी सियोन की बात सुन लेते हैं और तायुंग यंजन को हैंग आउट करने के लिए मना लेता है। तो सियोल सेलिब्रेशन के लिए तायुंग और उसके दोस्त स्योनतेक को भी बुला लेती है कि चारों चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अब डिनर और बियर के दौरान सियोन और स्योनतेक के बीच भी थोड़े स्पार्क्स दिखने लगते हैं, यानी कि इनकी भी लव स्टोरी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो वहीं मिसेस पार्क और उनके बेटे डूसिक के घर मस्त बारबेक्यू पार्टी हो रही होती है जहाँ वूजू और तायुंग के डैड भी होते हैं। तो वहीं घर लौटते टाइम यंजन थोड़ा डीजी फील करने लगती है क्योंकि उसने ज्यादा खाना खा लिया था ना, इसलिए। ये देख तायुंग उसके हाथ के एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस करके उससे बेटर फील करवाता है और उस टाइम यंजन बस उसे देखती की देखती रह जाती है। तभी तायुंग को मिसेस पार्क यानी उनकी पड़ोसी का कॉल आता है और वो बताती है कि वूजू को अचानक पूरे शरीर में रैशेस हो गए। ये खबर सुनकर यंजन और तायुंग वहाँ भागते हुए जाते हैं। तो वहीं तायुंग के डैड तुरंत पहचान लेते हैं कि ये तो स्ट्रॉबेरी एलर्जी हो गई है वूजू को और वो तुरंत प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं। तब तक वहाँ तायुंग और यंजन भी आ गए थे और वो दोनों वूजू की हालत देखकर डर जाते हैं। तो तायुंग के डैड बताते हैं कि डोंट वरी, मैंने इलाज कर दिया है और वूजन को भी ऐसे ही बचपन में स्ट्रॉबेरी से एलर्जी हो जाया करती थी। अब वो दोनों वूजू को घर ले आकर सुला देते हैं और तब जाते वक्त तायुंग के डैड गलती से अपना वॉयलेट वहीं गिरा देते हैं। तो तायुंग ने वापस उनका वॉयलेट देने आता है और अंदर एक पुरानी फोटो देखता है जो कि वो वूजन और उनके डैड की बचपन की होती है। वो इस बारे में जब अपने डैड से पूछता है तो वो कहते हैं कि ये फोटो उन्हें जीने की ताकत देती है। अब रात को यही बात याद करके तायुंग को नींद ही नहीं आ रही होती, तो यंजन उसके लिए गर्म दूध लेकर आती है और उसके साथ सारी रात जागने का फैसला करती है और दोनों ऐसे ही बातें करते करते पूरी रात बिता देते हैं। अब सुबह यंजन वूजू को हॉस्पिटल ले जाती है और सब कुछ ठीक होता है, लेकिन वापस आते वक्त उसकी मुलाकात तायुंग के डैड से होती है जो उससे थोड़ी मदद मांगते हैं और फिर घर आकर यंजन तायुंग से कहती है कि वो अपने डैड को डिनर पर बुलाए क्योंकि वो वूजू की हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहती है। तायुंग पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है पर फिर मान जाता है। अब रात को डिनर के दौरान तायुंग के डैड तायुंग से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं करता। तो ये देख यंजन वूजू को डायपर चेंज कराने के बहाने अंदर ले जाती है और उन
दोनों को बात करने की थोड़ी प्राइवेसी दे देती है। अब तायुंग अपने डैड से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ा, तो उसके डैड बताते हैं कि वो कुछ टाइम बाद वापस आए थे, पर वूजन ने कहा कि तुम्हें मेरे जैसे फादर की जरूरत नहीं है। वो चाहता था कि सब अपनी जिंदगी जिए और एक दूसरे को बोझ न बनाए, और कर्ज में डूबने की वजह से भी उन्होंने फिर तायुंग को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब उनकी बातें सुनकर तायुंग इमोशनल हो जाता है और अपने डैड को घर के दरवाजे का लॉक कोड दे देता है ताकि वो कभी भी वूजो को यहाँ आकर संभाल सके। युनजुन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, पर वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वूजन अपनी मौत से कुछ दिन पहले युनजुन से मिला था और उससे कहा था कि वो समझ सकता है कि क्यों उसकी वाइफ युनजो अपनी छोटी बहन को हमेशा पहले रखती है, क्योंकि वो भी अपने भाई के लिए ऐसा ही महसूस करता है। ये कहकर वो युनजुन को अपनी बहन से झगड़ा खत्म करने के लिए समझाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि डोसिक पुलिस वालों से उस अनजान आदमी के बारे में खबर लेता है जो हर जगह चोरी कर रहा है। तो पुलिस बताती है कि चोर पकड़ा जा चुका है, लेकिन वो 206 फ्लैट जो कि युनजुन और तायुंग का घर है उसमें उसने घुसने की बात नहीं मानी है अब तक। अब ये बात डोसिक को काफी अजीब लगती है क्योंकि वो याद करता है कि तायुंग के डैड ने कहा था कि उन्होंने चोर को देखा था और उसके खिलाफ गवाही भी दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ युनजुन इंश्योरेंस कंपनी आती है, पर उसे वहाँ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि कुछ दिन पहले एक मिडिल एज्ड आदमी वहाँ पर आया था, पर उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो पे आउट के बारे में पूछ रहा था और उसने खुद को गार्डियन भी बताया था। अब घर लौटकर वो देखती है कि तायुंग के डैड वूजू को डे केयर से पिक करके आए हैं और युनजुन को अब उन पर थोड़ा शक भी होने लगता है, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी जाने वाली बात के बारे में उनसे कुछ नहीं पूछती क्योंकि बिना सबूत के कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। तो वहीं अगले सीन में ये कंफर्म हो जाता है कि तायुंग के डैड जैसा अपने आप को सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किसी को कॉल करके कहते हैं कि पैसा जल्दी ही मिल जाएगा, बस थोड़ा और वक्त रुक जाओ। अब अगले दिन जब युनजुन और तायुंग काम पे जाने के लिए निकलते हैं तब अचानक युनजुन को याद आता है कि अरे मैंने तो गैस स्टोव ऑन छोड़ दिया है। अब वो वापस घर दौड़ के जाती है तो वहीं तायुंग के डैड को दिखाते हैं जो उनके पीठ पीछे उनके घर घुस आए थे और जो अनयूज्ड बेडरूम है जिसे तायुंग और युनजुन दोनों ही यूज नहीं करते, उस बेडरूम में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें डोर में एक पाउच मिलता है जिसमें एक छोटी सी ग्लास की बोतल होती है। उसे देख वो मुस्कुराने लगते हैं कि तभी युनजुन घर वापस आ जाती है और चेक करने पर राहत की सांस लेती है कि स्टोव बंद है, लेकिन तभी उसे अनयूज्ड बेडरूम से आवाज आती है और जैसे ही वो उस रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने तायुंग के डैड हैं जो उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत तब से होती है जब तायुंग के डैड दरवाजा खोलते ही मारने जाते हैं, लेकिन फिर युनजुन को देख रुक जाते हैं और युनजुन ये देख काफी हर्ट होती है कि वो घर में घुसकर चीजों की तलाशी ले रहे हैं। वो कहती है कि आप ही थे ना जिसने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया था। तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने ही ऐसा किया क्योंकि उनके बेटे की डेथ के पैसों पे उनका भी उतना ही हक है जितना कि युनजुन और वूजू का। तो युनजुन को विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसा बाप है जिसे सिर्फ पैसों की पड़ी है, और वो उनके हाथ से पाउच लेकर भागने लगती है तो वो उस पर कांच की चीज फेंक देते हैं, बट लकीली युनजुन बच जाती है। तभी वहाँ तायुंग आ जाता है और जैसे देखता है कि उसके डैड युनजुन को मारने वाले हैं वो फौरन से उसे आकर प्रोटेक्ट करता है, जिस चक्कर में उसके चेहरे पे जरा सी चोट आ जाती है। और जब वो युनजुन के हाथ पे चोट देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सीधा वो अपने डैड को पुलिस स्टेशन ले आकर उनके खिलाफ कंप्लेन कर देता है। वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसके डैड पहले भी फ्रॉड के केस में जेल जा चुके हैं और वो उन्हें जेल भेजकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर मेंशियल तायुंग को रोक कर कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो खुद को उसके भाई वूजिन का सीनियर बताता है और यहीं से अब हमें वूजिन की पूरी कहानी पता चलती है। दिखाया जाता है कि जब तायुंग और वूजिन बच्चे थे तब उनके डैड का बिजनेस डूब गया था। इसके बाद उन्हें शराब की लत लग गई और धीरे धीरे वो हिंसक हो गए, यानी उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। अब तायुंग को बचाने के लिए वूजिन ने उसे ऑर्फनेज भेज दिया और अपने डैड के खिलाफ पुलिस में अब्यूज की कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पुलिस वालों ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वूजिन को बड़ा होने के बाद भी अपने डैड का सामना करना पड़ा। अब 7 साल पहले जब उनके डैड के खिलाफ एक नया केस पुलिस स्टेशन में आया तब वूजिन ने ठान लिया कि वो अपने डैड के सभी विक्टिम्स को ढूंढकर उन्हें लंबे टाइम के लिए जेल भिजवाएगा। अब प्रेजेंट में मेंशियल तायुंग को वूजिन की सारी रिपोर्ट्स और अब्यूज के सबूत दिखाता है और ये देखकर तायुंग टूट जाता है क्योंकि उसे अब रियलाइज हो गया था
कि उसके भाई ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने के खातिर उसने अपनी कुर्बानी दे दी। अब वो घर जाकर वूजन के रूम को देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक फोटो एल्बम पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि वूजन हमेशा से दूर से तायुंग की जिंदगी और उसकी सारी अचीवमेंट को देखता और उसे संभाल कर रखता था। और ये देख तायुंग रो पड़ता है। तो वहीं इसी दौरान युनचन हॉस्पिटल में होती है और अपनी हाथ पे लगी हुई चोट का इलाज करवाती है। और जब रात को वूजू को घर लेकर लौटती है तो देखती है कि तायुंग उदास बैठा हुआ है। तायुंग उसके हाथ की चोट के बारे में पूछता है तो युनचन बताती है कि ज्यादा सीरियस नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब तायुंग उसे बताता है कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा और ज्यादा कुछ बिना बताए बाहर चले जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करने लगता है ताकि अपने दुख से बाहर आ सके। तभी थोड़ी देर बाद उसका दोस्त ईजुन भी वहाँ पर आ जाता है और तायुंग उससे अपना दर्द बांटता है। दरअसल तायुंग को बहुत पछतावा होता है कि उस दिन उसने वूजन का फोन क्यों नहीं उठाया और अब उसे समझ आता है कि उसका भाई उसे उसके डैड के बारे में चेतावनी देना चाहता था। इवन वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि अगर वो नहीं होता तो उसके भाई को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। और अब वो वूजन की मौत का जिम्मेदार भी खुद को ठहराने लगता है। तो उसका दोस्त उसे समझाने लगता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अरे तुझे तो पता भी नहीं था कि तेरा भाई तुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी दौरान तायुंग बताता है कि वो अपने भाई की शादी में गया था, लेकिन उसे ब्लेसिंग्स देने की जगह उसने अपने भाई के लिए ये चाहा कि वो कभी खुश न रहे। और अब वो कहता है कि मुझे अपने भाई के लिए दुनिया की सारी खुशियां मांगनी चाहिए थी और इसलिए वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है और उसका गिल्ट और बढ़ जाता है। अब अगले दिन तायुंग खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश करता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएस फूड में युनचन को ऑफिस में फुल टाइम जॉब मिल जाती है और इसी बात का ऑफिस में जश्न मन रहा होता है। और इसी दौरान उसकी टीम को उसके हाथ की चोट दिख जाती है। युनस्यांग ये देख उसकी चिंता करने लगता है, पर युनचन कहती है कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट है। अगले सीन में दिखाते हैं कि युनचन सियोन से सारी बात शेयर करती है और कहती है कि उसे लगता है कि तायुंग को उसके डैड से मिलने के लिए उसने ही उस पर प्रेशर डाला है, इसलिए वो सारी चीजों का थोड़ा सा जिम्मेदार खुद को मानती है। तो सियोन सजेस्ट करती है कि उसे और तायुंग को बैठकर आपस में चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, आखिर वो दोनों एक फैमिली जो है। तो वहीं युनचन अपनी चोट के बारे में युनस्यांग को तो बताने से रही, इसलिए वो अकेले में सियोन से पूछता है कि युनचन को चोट कैसे लगी। सियोन बहुत हिचकिचाती है क्योंकि ऑब्वियसली उसका कोई हक नहीं बनता युनचन की बातें उसे बताने का, लेकिन युनस्यांग भी उसके मुंह से बातें निकलवा ही लेता है। तो वहीं शाम को युनचन अपने नेबर्स के साथ बैठी होती है और वो भी कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि वो सब भी तायुंग के डैड के झांसे में आ गए थे। अब रात को जब तायुंग घर आता है तो युनचन उसे ड्रिंक ऑफर करती है और साथ ही उससे बात करने की कोशिश भी करती है और कहती है कि उसके पास अभी भी फैमिली है, वो और वूजू। लेकिन तायुंग तब भी बहुत उदास रहता है और ज्यादा बात न करके अपने रूम में चले जाता है। अब अगले दिन युनचन और वूजू घर पर अकेले होते हैं। युनचन उस छोटे से नन्हे से शैतान को नाश्ता खिलाने का काफी ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं खाता। लगता है उसे अब तायुंग की आदत पड़ चुकी थी। अब युनचन ज्यादा कोशिश करती है तो वो नाश्ता ही गिरा देता है। तभी युनस्यांग उनके घर आता है और वो भी वूजू के लिए एक गिफ्ट लेकर। उसे पता चलता है कि युनचन ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वो कहता है कि क्यों ना हम अपनी दूसरी डेट भी आज ही मना लें। और ये कहकर डायरेक्ट किचन में घुस जाता है और वूजू और युनचन के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है, जिसे देखकर तो किसी का भी दिल खुश हो जाए। अब दोनों के नाश्ता करने के बाद युनस्यांग उन्हें पार्क ले जाता है जहाँ वो खूब मस्ती करते हैं और युनस्यांग युनचन के साथ अच्छे पल बिताने की कोशिश करता है। देन युनस्यांग बताता है कि वो खुद भी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और मिडिल स्कूल में उसे अडॉप्ट किया गया था। वो फिर से युनचन से कहता है कि वो उसके और वूजू के लिए हमेशा एक मजबूत छाते की तरह रहेगा, यानी हमेशा उनका सहारा बनेगा। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युनस्यांग तायुंग से मिलकर उसे डांटता है कि उसने युनचन को खतरे में डाल दिया और कहता है कि अगर वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट युनचन के लिए मुसीबत तो नहीं बढ़ाए। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि तायुंग जेल में अपने डैड से मिलने आया होता है और उन्हें साफ साफ कह देता है कि उसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल कर दिए हैं, यानी अब वो दोनों फैमिली नहीं है। और फिर जहाँ वूजन की अस्थियां होती है वहाँ आता है और अपने भाई से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे यहाँ आने में बहुत देर हो गई। अब उस रात जब युनचन घर आती है तो देखती है कि तायुंग ने अपना सामान पैक कर लिया है। वो ये भी बताता है कि उसका फ्लैट पहले से तैयार था और अब वो अपने उस घर में शिफ्ट हो रहा है। ये सुनकर जब युनचन कहती है कि वो एक फैमिली है और उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, तो तायुंग कहता है कि वो उनकी फैमिली नहीं बन सकता क्योंकि वो एक भी अपने की रक्षा
नहीं कर पाया। ये कहकर वो अपने घर वापस चले जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायुंग वूजू से कहता है कि वो जा रहा है लेकिन उससे मिलने आता रहेगा और उसे कभी अपने आप से अलग नहीं करेगा, यानी वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब कुछ टाइम बाद बीएस फूड की एक शूट के दौरान तायुंग और यंचुन फिर मिलते हैं, लेकिन वहाँ तायुंग टीममेट की बातें गलती से सुन लेता है कि शायद यंचुन और यंस्यांग डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तायुंग जेलस और हर्ट तो होता है, लेकिन फिर अपने काम पे फोकस करता है। और इसी दौरान यंस्यांग नोटिस करता है कि यंचुन बस तायुंग को ही देखे जा रही है। अब शूट के बाद तायुंग और यंचुन आमने सामने आते हैं, लेकिन तायुंग को कुछ न कहते देख यंचुन वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक किसी का धक्का लगने से यंचुन की तरफ एक बड़ी सी सीढ़ी गिरने लगती है। तायुंग ये देख फौरन से उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन यंस्यांग उससे पहले पहुंचकर यंचुन को बचा लेता है। तभी बाकी सब वहाँ दौड़ कर आते हैं और तायुंग यंचुन की चिंता करने लगता है, लेकिन उससे कुछ कहता नहीं। तो वहीं यंस्यांग को उसके शोल्डर पे चोट आ गई थी। ये देख यंचुन को बुरा लगता है। तो वहीं यंस्यांग को अच्छा कि यंचुन को उसकी चिंता तो हो रही है, लेकिन फिर वो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अब रात को घर जाते वक्त तायुंग के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि उससे ज्यादा यंस्यांग परफेक्ट है यंचुन के लिए। अब अगले दिन तायुंग का दोस्त यूजिन उससे मिलने आता है और घर में सामान देख पूछता है क्या तुम सही में यंचुन से दोबारा नहीं मिलोगे। तो तायुंग कहता है अब मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसे लगता है कि यंचुन की बहन की मौत के लिए वो भी थोड़ा जिम्मेदार है। तो वहीं यंचुन वूजू को मिसेस पार्क के घर से लेने जाती है और उसे पता चलता है कि कल उसके डे केयर में एक छोटा सा स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है। अब वो तायुंग को कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर नहीं करती। अब वो अगले दिन जब वूजू को अच्छे से रेडी करके डे केयर के फंक्शन में लाती है तो बाकी बच्चों के साथ उनकी फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब जब सारे बच्चे परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहे होते हैं तभी अचानक वो नन्हा सा शैतान डे केयर से बाहर भाग जाता है और यंचुन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे और बाहर आकर वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि वो तो यंचुन की गोद में बैठा है। अब परफॉर्मेंस स्टार्ट होने ही वाला था, इसलिए पहले ये दोनों वूजू को अंदर ले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद तायुंग भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब वो यंचुन और यंस्यांग को साथ देखता है तो सैड हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस होती है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। अब परफॉर्मेंस के बाद यंस्यांग वूजू को प्यारा सा बुके देता है और फिर यंचुन की पड़ोसी जिसके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं वो आकर उन तीनों के साथ में फोटो क्लिक करती है। यहाँ तायुंग वापस स्टूडियो लौट आता है तो सैमीचो के हस्बैंड यानी मैनेजर जो से पता चलता है कि उसने तलाक के कागजों पे साइन कर दिए हैं। वो ये बताते हुए थोड़ा रोने भी लगता है। देन वो जाकर अपनी डेस्क साफ करता है और तायुंग को बताता है कि अब वो ये देश छोड़ के यूएस जा रहा है, क्योंकि वो एमिचो के साथ अब एक ही जगह पर नहीं रह सकता। फिर वो अगली सुबह एमिचो से मिलकर भी उसे अलविदा कह देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिसेस पार्क की पीठ में दर्द शुरू हो जाता है और उनका बेटा डोसिक फौरन से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। अब वो वूजू को डे केयर से पिक नहीं कर पाएंगे। यही बताने के लिए डोसिक यंचुन को कॉल करता है, लेकिन यंचुन अभी मीटिंग में होती है और उसका फोन उसकी डेस्क पर पड़ा होता है। अब कांटेक्ट नहीं होने की वजह से वो तायुंग को फोन करके कहता है कि वो वूजू को डे केयर से ले आए, इसलिए अब तायुंग उसे डे केयर लेने आता है और वूजू से कहता है कि आज वो दोनों साथ में टाइम बिताएंगे। और वो पहले उसे कुछ बुक्स खरीद कर देता है और फिर उसे अपने नए वाले घर ले जाता है। वूजू पूरा घर एक्सप्लोर करता है और फिर तायुंग उसे स्टोरी बुक में से स्टोरी पढ़ के सुनाता है। तभी उसे यंचुन का कॉल आता है तो वो उसे बताता है कि हाँ वूजू मेरे साथ है। फिर वो वूजू को यंचुन के घर ड्रॉप कर देता है और दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हैं। वैसे तायुंग उसे कहता है कि जब तक मिसेस पार्क ठीक नहीं हो जाती वो रोज वूजू को डे केयर से ले आएगा। उसके जाने के बाद यंचुन देखती है कि तायुंग वो लैंप वहीं छोड़ गया है जिसने पहली बार उन्हें मिलाया था। अब अगली सुबह जब यंचुन वूजू को डे केयर छोड़ने के लिए निकलती है तो यंस्यांग को अपने बिल्डिंग में इंतजार करते हुए देख हैरान हो जाती है और यंस्यांग उसे कार में बैठने के लिए कहता है। अब वो दोनों मिलकर रास्ते में वूजू को डे केयर छोड़ देते हैं और ऑफिस जाने के दौरान जब यंस्यांग रोज साथ में वूजू को ड्रॉप करने का सजेशन देता है तो यंचुन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूसरी तरफ तायुंग एमिचो को बताता है कि मैनेजर जो महीने की 13 तारीख को अमेरिका जा रहा है। ये सुनकर एमिचो उसे वहाँ से भगा देती है, लेकिन बाद में खुद उसे हर जगह उसका एक्स दिखने लग जाता है कि कैसे वो उसका और उसकी छोटी से छोटी चीजों का भी ख्याल रखता था। फिर उसे वो रिपोर्ट मिलती है जो मैनेजर जो ने तायुंग के लिए बनाई थी कि उसके जाने के बाद तायुंग को एमिचो का पूरा ख्याल रखना है। रिपोर्ट में एमिचो
एमिचू की आदतें और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया था, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद तायुंग बीएस फूड आता है, जहाँ युनचुन और युनसेयोंग के साथ उनके ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट की सफलता पर एक इंटरव्यू होता है। अब सियोल उनसे सवाल वगैरह करने लगती है और जवाब देते देते तायुंग और युनचुन एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं और उनकी बॉन्डिंग को देख युनसेयोंग को थोड़ी जलन होती है। अब बाद में तायुंग वूजू को डे केयर से लेकर मिसेस पार्क के घर जाता है और मिसेस पार्क उसे युनचुन के घर से डायपर लाने के लिए कहती है। अब जब तायुंग वहाँ जाता है तो घर पूरा का पूरा बिखरा पड़ा था। अब ये देख वो पूरे घर को साफ कर देता है और युनचुन के लिए चावल भी बना देता है। और जब युनचुन घर आती है तो पूरे घर को साफ देख और चावल बने हुए देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी भी दिखती है। तो वहीं तायुंग अपने घर पर डिनर करते टाइम इमेजिन करने लग जाता है कि वो युनचुन और वूजू के साथ डिनर कर रहा है, लेकिन जब रियलिटी में आता है तो बस पूरे घर में सन्नाटा छाया होता है। और जब अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाता है, तब भी अपने लिए नहीं वूजू के लिए कपड़े देख रहा होता है। तो वहीं युनचुन अपनी दोस्त सियोन के साथ एक कैफे में बैठी होती है और बताती है कि युनसेयोंग की इतनी बातें और मदद उससे थोड़ा हैवी फील करवाती है। तो युनसेयोंग कहती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम युनसेयोंग के लिए प्यार वाली फीलिंग्स नहीं रखती हो। फिर भी सियोल उसे उनकी तीसरी डेट पर जाने के लिए कहती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को साफ समझ सके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईजन और स्योनतेक तायुंग के घर आते हैं और नोटिस करते हैं कि उसका घर काफी बदल गया है। दरअसल तायुंग ने घर को वूजू के लिए एक बेबी प्रूफ बना दिया था और हर जगह खिलौने भी रख दिए होते हैं। तभी उसका दोस्त स्योनतेक जब स्टूडियो में तायुंग के साथ काम करता है, वो मैनेजर जो के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि उसे अमेरिका भागने के बजाय एमी चू से अपने दिल की बात करनी चाहिए थी। और ये बात तायुंग को सोचने पे मजबूर कर देती है। अब वीकेंड पर तायुंग मीटिंग के लिए बीएस फूड ऑफिस जाता है और साथ ही फोन पर स्योनतेक से बात भी कर रहा होता है, वो भी मैनेजर जो की उस फ्लाइट के बारे में। लेकिन जो पीछे युनचुन का कलीग खड़ा था, उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि तायुंग खुद अमेरिका जा रहा है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो वही तीसरी डेट के लिए युनसेयोंग युनचुन को उस ऑर्फनेज में ले जाता है जहाँ वो बड़ा हुआ था। वहाँ वो बच्चों में गिफ्ट्स बांटता है और उन्हें अच्छा खाना भी खिलाता है, यानी उन्हें अपनी तरफ से ट्रीट देता है। तभी युनचुन एक बच्चे को अपनी माँ का इंतजार करते हुए देखती है। उसे देख उसे तायुंग की याद आ जाती है। तभी उसे उसके कलीग का कॉल आता है जो एक रिपोर्ट के बारे में उससे पूछते पूछते ये बता देता है कि तायुंग शायद अमेरिका जा रहा है और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और ये खबर युनचुन के लिए किसी शौक से कम नहीं होती। तो वहीं दूसरी तरफ तायुंग स्टूडियो लौट आता है और देखता है कि एमिचो 2-3 बोतलें ड्रिंक करके बैठी हुई है। अब वो उसे समझाता है कि देखो, आपको मैनेजर जो के पीछे जाना चाहिए और उन्हें अपने दिल की बात बतानी चाहिए, लेकिन एमिचो कहती है कि वो उसके लायक नहीं है। अब तायुंग खुद डिसाइड करता है और एमिचो को जल्दी से कार में बैठाकर उसे एयरपोर्ट पे ले जाता है। तो वहीं ऑर्फनेज में युनचुन बस तायुंग के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी बारिश शुरू हो जाती है और युनचुन को तायुंग की बात याद आती है कि वो बारिश में हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अब वो अचानक युनसेयोंग से कहती है कि उसे जाना होगा। युनसेयोंग उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर युनचुन उसका हाथ छोड़ के वहाँ से भाग जाती है और सीधा टैक्सी लेके एयरपोर्ट पहुँच जाती है। तो वहीं तायुंग ने एयरपोर्ट पे एमिचो और मैनेजर जो को मिलवा दिया था और मैनेजर जो को रोकने के लिए वो सामान लेकर खड़ा होता है। तभी युनचुन उसे ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट पर देख लेती है और सामान देखकर उसे लगता है कि वो यूएस जा रहा है। अब वो भागते हुए उसके पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसने उसे बहुत मिस किया और फिर अपने दिल की बात बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सब सुनकर तायुंग बस शॉक में होता है और जब उसे बताने चाहता है कि वो यूएस नहीं जा रहा है, इससे पहले युनचुन उसे किस करके रोक देती है और तायुंग एकदम फ्रीज। फिर जैसा युनचुन पीछे होती है तो तायुंग खुद उसे अपने पास खींच कर किस कर लेता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब तुम और वूजू यहाँ पर हो तो मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ। तो वहीं थोड़ी दूर पर खड़े हुए एमिचो और मैनेजर जो भी उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं। एमिचो के मुंह से गलती से निकल जाता है कि मुझे किस करो। ये सुनकर मैनेजर जो शॉक हो जाता है कि अभी। अब फौरन से एमिचो अपनी बातों से पलट जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि मत जाओ। मैनेजर जो को तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अब उसका ओवर ड्रामा देख एमिचो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तब मैनेजर जो अपना सामान लेने तायुंग के पास आता है और एमिचो के पीछे पीछे चले जाता है, यानी कि अब दोनों के बीच सुलह हो गई थी। तब युनचुन को अपनी गलती का एहसास होता है और तायुंग हंसते
हंसते हुए कहता है कि हाँ, सच में मैं यूएस नहीं जा रहा हूँ। अब घर वापस आने के बाद तायुंग मानता है कि उसे वूजो और यंशन के साथ रहना कितना याद आता था। उन दोनों के बिना उसे अपना नया घर काटने को दौड़ता था। दैन यंशन उससे पूछती है, क्या तुम रेमन खाओगे? तो ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। दरअसल कोरिया में जब कोई ऐसे पूछता है कि रेमन खाओगे, तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब तायुंग एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से वूजो को जाकर सुला देता है। और जब रूम से बाहर आता है तो यंशन ने उसके लिए सच में रेमन बना दिए थे, यानी वो बस खाने की बात कर रही थी। और ये देख तायुंग के सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। खैर फिर भी वो उसे फ्लर्ट करते हुए रेमन खाने लगता है। अब अगले दिन यंशन यंसंग से मिलती है और साफ साफ कह देती है कि उसे तायुंग पसंद है। ये सुनकर यंसंग थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आखिर में वो कहता है कि उसे खुशी है कि वो एक अच्छे इंसान के साथ है। वैसे वो रिजेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। शायद उसे पता था कि युनजन तायुंग को ही चुनेगी। खैर फिर वो युनजन को ये भी बताता है कि तायुंग वूजो के डे केयर फंक्शन में आया था और उसने उसे जाते टाइम देखा था। अब इसके बाद वो युनजन को कांग्रेचुलेशन कहता है एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। अब युनजन बाद में तायुंग और वूजो से प्लेग्राउंड में मिलती है और तायुंग से डे केयर फंक्शन में आने के बारे में पूछती है। तब तायुंग बताता है कि पहले उसे यकीन नहीं था कि वो युनजन और वूजो के लिए सही इंसान है या नहीं। तो इस बार युनजन उसे समझाती है कि वो किसी के साथ भी यूं ही डेट नहीं करती, इसलिए उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अब ये सुनकर तायुंग बहुत खुश हो जाता है कि अब वो दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। देन दोनों हंसी मजाक करते हुए घर तक आ जाते हैं और तायुंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने लगता है। तो वो बहुत शर्माते हुए उसे चुप करवाने लगती है कि कहीं कोई सुन न ले। तो वो और ज्यादा जोर से कहता है कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी प्यारी है। वैसे उनके हिसाब से वहाँ कोई नहीं था, इसलिए तायुंग में इतनी हिम्मत आ गई। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पूरा मोहल्ला उनका प्यार देख रहा है। पहले तो वो लोग हैरान होते हैं और फिर उन दोनों को चीयर करने लगते हैं। युनजन ये देख एम्बेरस होके वहाँ से भाग जाती है, तो वहीं तायुंग वूजो को लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। अब युनजन परेशान होती है कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो तायुंग कहता है अब ये मत कहना कि तुम हमारे रिश्ते को एक सीक्रेट रखना चाहती थी। तो युनजन कहती है ऐसा नहीं है, मैं लोगों को थोड़ा कैजुअली बताना चाहती थी, ना कि ऐसे जो अभी तुमने किया। तो तायुंग कहता है मैं क्या करता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। देन युनजन उससे कहती है कि ऑफिस में उनके रिश्ते को वो दोनों अभी सीक्रेट ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि पहले भी उनके वायरल वीडियो की वजह से एक बार बड़ा बवाल हो चुका है। तायुंग नहीं मानता तो युनजन उसे मनाने के लिए किस कर लेती है। इससे तो बेचारे के गाल ही लाल हो जाते हैं। फिर वो हिचकिचाते हुए एक और किस मांगने लगता है, लेकिन तभी वो जो उनके बीच कबाब में हड्डी बन के आ जाता है। अब उसी शाम वो जो तायुंग को घर जाने ही नहीं देता, इसलिए वो उसे सुलाने के लिए टहलने निकल जाते हैं। अब चलते चलते तायुंग युनजन से पूछता है कि क्या उसे फिर से उनके साथ रहने के लिए वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये सुनकर युनजन खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब अगले दिन जब तायुंग वूजो को लेने डे केयर आता है, तब उसकी टीचर उससे कहती है कि हाल ही में वूजो बार बार नहीं और मुझे नहीं चाहिए जैसी बातें कहने लगा है। वो उसे समझाती है कि बच्चों का ऐसा बिहेवियर काफी नॉर्मल है, क्योंकि इस एज में वो अपनी राय बनाना और थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। लेकिन वो तायुंग को एडवाइस देती है कि वो और युनजन उसकी हर जिद को तुरंत पूरा ना करें। देन तायुंग और वूजो जब घर आते हैं तो तायुंग को फैमिली कोर्ट से आया एक लेटर मिलता है। तो वहीं ऑफिस में युनजन की टीम को पता चलता है कि उन्हें एक ओवरसीज एक्सपो की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन तभी युनसंग कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को खुद संभाल लेगा। देन जब युनजन घर पहुंचती है तो तायुंग और वूजो उसका वार्म वेलकम करते हैं। बाद में तायुंग को कहीं पर भी अपना फोन नहीं मिलता, तो वो दोनों फोन ढूंढने लग जाते हैं। युनजन उसके फोन पर कॉल करती है तो देखती है कि उसका फोन तो उसके तकिए के नीचे ही पड़ा है। वो तायुंग को बुलाती है, लेकिन जैसे ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि तायुंग ने उसका नंबर टेम्पररी शेल्टर के नाम से सेव किया था। ये देख वो उससे झगड़ने लगती है, तो तायुंग उसे समझाता है कि ये तब की बात है जब वो यहाँ पर आया था। फिर उसकी नजर युनजन के फोन पर जाती है और वो उसमें जैसे देखने जाता है कि उसने उसका नंबर किस नाम से सेव किया है, इससे पहले युनजन फोन काट देती है।
है। अब तायुंग वो देखने की जिद करने लगता है और इस चक्कर में दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं। अब माहौल तो बन ही गया था तो ये दोनों एक दूसरे को किस कैसे न करते, लेकिन यहाँ भी उससे पहले वो जो आ जाता है और दोनों फौरन से उठ जाते हैं। अब बाद में तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं और तायुंग फैमिली कोर्ट से आया लेटर युनचुन को देता है। दरअसल उसमें लिखा होता है कि वूजू की गार्डियन बनने के लिए उसे एक इंटरव्यू और हियरिंग से गुजरना पड़ेगा ताकि ये डिसाइड हो सके कि वो वूजू के लिए सही गार्डियन है कि नहीं। यानी वूजू की कस्टडी उससे अपने आप नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए उसे कोर्ट की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब अगले दिनों में युनचुन और तायुंग कोर्ट की सुनवाई की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान सियोन को जब पता चलता है कि युनचुन और तायुंग डेट कर रहे हैं तो वो शॉक हो जाती है और फिर उनके लिए बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो ये भी मानती है कि वूजू को लेकर उनकी पेरेंटिंग स्टाइल काफी अलग है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायुंग सख्त नियमों और डिसाइडेड रूटीन को पसंद करता है। यानी उसका मानना है कि टाइम से सोना चाहिए, उठना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, जबकि युनचुन थोड़ी फ्लेक्सिबल है। यानी उसका मानना है कि थोड़ा टाइम का इधर उधर हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब वीकेंड पर तीनों साथ में मिलकर घूमने जाते हैं ताकि वूजू के लिए माहौल थोड़ा चेंज हो। वैसे रास्ते में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां हो जाती है, जैसे तायुंग खाना खाने के लिए वो रेस्टोरेंट ढूंढ लेता है जहां बच्चे ही अलाउड नहीं है। खैर फिर भी वो तीनों साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। तायुंग बताता है कि मैं एक दिन यहाँ फोटो शूट के लिए आया था, तब मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। तब से मैंने सोच लिया कि जब मुझे किसी से प्यार होगा तो मैं उसके साथ यहाँ पर आऊंगा। उसके बाद युनचुन वूजू को देख डिसाइड करती है कि वो वूजू को आगे भी अक्सर ऐसे ट्रिप्स पर लेकर जाया करेगी और फिर से तायुंग की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। अब वापस आते टाइम रास्ते में ये लोग एक रेस्ट शॉप पर रुकते हैं ताकि वूजू का डायपर बदल सके। तभी उन्हें पता चलता है कि वूजू का डायनासोर वाला खिलौना कहीं खो गया है। अब वो दोनों ही उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तो उसी दौरान युनचुन एक पल के लिए उसका हाथ छोड़ देती है और बस उसी एक पल में वूजू अचानक गायब हो जाता है। तभी तायुंग वहाँ वूजू का वो खिलौना लेते हुए आता है और जब उसे पता चलता है कि वूजू खो गया तो दोनों मिलकर घबराते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक कि वो अनाउंसमेंट भी करवाते हैं ताकि कोई उसे देखे तो बता सके। अब वूजू के न मिलने पर उन दोनों की जान ही निकल जाती है। युनचुन अपने आप को दोष देती है तो तायुंग उसे समझाता है और संभालता है। तभी उसे अनाउंसमेंट ऑफिस से कॉल आता है कि बच्चा मिल गया। अब जाके दोनों की जान में जान आती है। वहाँ पता चलता है कि एक लेडी को वो पार्किंग लॉट में रोता हुआ मिला था और वो उसे ऑफिस ले आई। अब युनचुन माफी मांगते हुए वूजू को चुप करवाने लगती है और दोनों घर आकर उसे सुला देते हैं। वैसे युनचुन अभी भी खुद को ही दोष दे रही थी तो तायुंग उसे दिलासा देता है और कहता है कि उसे अब आने वाले इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए। अब अगले दिन युनचुन ऑफिस के कुछ काम की वजह से गार्डियनशिप इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू लेने वाली लेडी वही होती है जिससे कल पार्किंग लॉट में वूजू खोया हुआ मिला था और वो उसे ढूंढ कर वापस लाई थी। वो लेडी उनके गार्डियंस होने को लेकर अपनी चिंताएं जताती है, जैसे तायुंग के फादर की ज्यादा दखलंदाजी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सही इंसान नहीं है, और ऊपर से वो इंसिडेंट जिसमें वूजू लगभग खो गया था। दरअसल उस लेडी के पास इन दोनों का पूरा डेटा रहता है कि इन दोनों ने मिलकर कैसे अब तक वूजू को संभाला है और वो कैसे खतरे में पड़ सकता था। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए आखिर में वो ये फैसला सुनाती है कि फिलहाल युनचुन और तायुंग वूजू को पालने के लिए सुटेबल नहीं माने जा सकते। यानी उसका कहना है कि वो दोनों वूजू को एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। फिर बाद में वो ये भी कहती है कि फाइनल डिसीजन कोर्ट हियरिंग में ही लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले वो उन्हें एक सेकंड चांस भी देती है और कहती है कि वो खुद उनके घर आकर उनके हालातों को करीब से देखना चाहती है। ये सब सुनकर तायुंग और युनचुन दोनों ही काफी परेशान और दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि बीएस वुड ऑफिस में सियोन और उसकी कलीग तायुन और उसके दोस्त से मिलते हैं और वो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या वो अपने अगले शूट की तारीख इस महीने की 20 तारीख पर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वही दिन होता है जब फैमिली इन्वेस्टिगेटर उनके घर आने वाली है। अब इस बारे में तायुंग युनचुन से बात करता है तो वो उसे कहती है कि वो शूट की प्लानिंग आगे बढ़ाए और वो खुद अकेले सब मैनेज कर लेगी। ये सुनकर तायुंग उसे हकड़ लेता है। फिर जिस दिन फैमिली इन्वेस्टिगेटर घर आने वाली होती है उस दिन तायुंग काम पर चले जाता है और युनचुन घर को बिल्कुल साफ सुथरा बना देती है।
है ताकि फैमिली इन्वेस्टिगेटर के सामने उनका इम्प्रेशन खराब न हो और सब अच्छा लगे। लेकिन तभी एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है जब पता चलता है कि वूजू को बुखार हो गया। अब युनचुन उसके लिए दवाइयाँ ढूंढने लगती है, लेकिन इस चक्कर में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया है, जो कि उसने घर में फ्रेश एयर आने के लिए खोला था। और बस युनचुन का यहाँ ध्यान भटकता है और वूजू वो बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। अब उसके बाहर से रोने की आवाज सुनकर युनचुन घबरा कर तुरंत बाहर भागती है और देखती है कि फैमिली इन्वेस्टिगेटर ने वूजू को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है और गिरने की वजह से उसके चेहरे पे चोट के निशान है। वैसे इस इंसिडेंट पर इन्वेस्टिगेटर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और युनचुन पर इल्जाम लगा देती है कि वो बच्चे को अब्यूज कर रही है और साथ ही उसे लापरवाह इंसान भी कहती है। और जब युनचुन के पड़ोसी आते हैं और इस इंसिडेंट पर कुछ कहने चाहते हैं तो वो उनकी भी नहीं सुनती और सीधा अथॉरिटीज को बुला लेती है और वूजू को उनकी सेफ्टी के लिए अपने साथ ले जाने का ऑर्डर दे देती है। युनचुन उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वूजू को उससे दूर करके वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। और युनचुन पूरी सिचुएशन भी बताती है कि उसे बुखार है और वो मेडिसिन ढूंढने में लग गई थी, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता और पुलिस वाले वूजू को अपने साथ ले जाते हैं। अब जब तायुंग देर रात घर लौटता है तो पड़ोसी उसे पूरी घटना के बारे में बताते हैं और वो ये सुनते ही सीधा चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के ऑफिस पहुंचता है और वहाँ उसे युनचुन रोती हुई मिलती है, जो इन सब के लिए खुद को ही दोष दे रही थी। अब अगले दिन युनचुन घर पर बिल्कुल अकेली और उदास होती है। तभी मिसेस पार्क और डूसिक उसे अपने घर बुला लेते हैं और मिसेस पार्क उसे कुछ फल खाने के लिए देती है और थोड़ा संभालने की कोशिश करती है। अब बातों बातों में युनचुन बताती है कि वूजू को 72 घंटे के लिए एक फोस्टर फैमिली के पास रखा जाएगा और अब वो खुद पर ही शक करने लगती है और सोचती है कि शायद वो वूजू के लिए इनफ नहीं है। अब मिसेस पार्क उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है और फिर उसे कंसोल करती है। बाद में वो एक बात का खुलासा भी करती है कि असल में डूसिक उनका बेटा नहीं है बल्कि दामाद है और उनकी एक बेटी थी जिसकी बीमारी में मौत हो गई और उसके बाद डूसिक उनके साथ रहने आ गया ताकि वो उनका सहारा बन सके और मुश्किल टाइम में उनका साथ दे सके। इसके बाद वो युनचुन से कहती है कि रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनते बल्कि प्यार से बनते हैं और वूजू के लिए तुम्हारे पास तो प्यार की कोई कमी ही नहीं है। अब जाके युनचुन को हिम्मत मिलती है और वो वूजू के लिए लड़ने का फैसला करती है, क्योंकि यहाँ हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। अब जब तायुंग अपने काम से वापस आता है तो दोनों मिलकर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस जाते हैं और अपने साथ वूजू के लिए उसकी खास दवाइयाँ, डायपर और खिलौने लेकर आए होते हैं ताकि उसे कोई परेशानी न हो जब तक कि वो उनके पास नहीं है। अब बाद में तायुंग युनचुन को अच्छा खाना बना के देता है, क्योंकि वो आजकल ठीक से अपना ध्यान ही नहीं रख रही थी और कहता है कि उसे इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि वो उस पर भरोसा करता है। देन वो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक कि वूजू उनके पास नहीं आ जाता। इसके बाद दोनों मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे फैमिली इन्वेस्टिगेटर को दिखा सके कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा, यानी कि जैसे घर में बेबी गेट लगाना और होम कैमरा इंस्टॉल करना। अब इन सब चीजों में युनचुन इतना उलझ गई थी कि कुछ दिनों से ऑफिस ही नहीं गई होती और इसलिए अब वो फोन करके युनसियांग को सारी सिचुएशन समझाती है कि वूजू के साथ क्या हुआ और अब क्या चल रहा है, और वो बस अभी इस बात पर फोकस कर रही है कि वूजू जल्दी से घर वापस आ जाए। युनसियांग कहता है कि अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर लेना, बाकी मैं यहाँ पर ऑफिस में हैंडल कर लूंगा। देन पड़ोसी भी आकर युनचुन और तायुंग की मदद करते हैं घर को पूरा बेबी प्रूफ बनाने में। इस दौरान उनकी एक पड़ोसी युनचुन को उनकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग देती है। दरअसल जब युनचुन को वूजू के लिए घर में मेडिसिन नहीं मिल रही थी तब उसने इसी पड़ोसी को कॉल किया था और युनचुन ने उसे बहुत परेशान हालत में बताया कि वूजू को बुखार हो गया है और वो उसके लिए मेडिसिन ढूंढ रही है लेकिन उसे मिल नहीं रही। ये बताकर वो उससे पूछती है क्या उसके पास बच्चों को देने वाली मेडिसिन है, और बस अब यही कॉल रिकॉर्डिंग एक सबूत बन जाती है, क्योंकि इससे साबित होता है कि जब वूजू के साथ वो हादसा हुआ था तब युनचुन सच में उसकी फिक्र कर रही थी, ना कि दिखावा। वैसे यहाँ जब युनसियांग को वूजू के साथ हुई पूरी घटना के बारे में पता चला था तो वो अब युनचुन की मदद करने के लिए अपने एक दोस्त के पास आता है जो कि वकील है। वो उसे युनचुन की पूरी सिचुएशन बताता है और युनचुन के फेवर में एक नोटराइज्ड पिटीशन तैयार करवाता है। इतना ही नहीं,
बल्कि वो पड़ोसी के सभी लोगों से भी उस पर साइन करवाता है ताकि ये प्रूफ किया जा सके कि सब लोग जानते हैं कि यंजन और तायुंग वूजू का अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब जब चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में फैमिली इन्वेस्टिगेटर इस पिटीशन को देखती है तो वो अपने फैसले पर दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाती है। यानी अब उसे लगने लगता है कि शायद यंजन और तायुंग सच में वूजू के लिए सही गार्डियंस हो सकते हैं। और यंजन और तायुंग को उस पिटीशन के बारे में तब पता चलता है जब वो पुलिस स्टेशन में होते हैं। वहाँ मौजूद ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि पिटीशन को देखते हुए पूरी घटना को आखिरकार एक गलतफहमी माना जाएगा, यानी कि वूजू के साथ जो हुआ वो अचानक हुआ, ना कि जानबूझकर किया गया। यंजन पूछती है, ये पिटीशन आपको किसने भेजा? तो ऑफिसर बताता है कि यंसियांग नाम के इंसान ने। अब अगले दिन यंजन ऑफिस वापस लौटती है और यंसियांग को उनकी मदद के लिए थैंक्स कहना चाहती है, लेकिन इस टाइम वो ऑफिस में होता ही नहीं है। तभी यंजन को एक फोन आता है और उसमें उसे एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिलती है कि वो जो घर आने वाला है। ये सुनकर यंजन को काफी दिनों बाद सुकून मिलता है, यानी राहत महसूस होती है। अब फैमिली इन्वेस्टिगेटर खुद वूजू को घर छोड़ने आती है और साथ ही घर में हुए सभी चेंजेस को ध्यान से देखती है, जैसे बेबी गेट और बाकी सेफ्टी के इंतजाम। वहाँ उनकी नजर यंजन और वूजू की फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में यंजन की जो खुशी होती है वूजू के साथ, उसे देखते फैमिली इन्वेस्टिगेटर समझ जाती है कि वूजू को यहाँ प्यार की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, इमोशंस हैं जो ऑब्वियसली तायुंग ने कैप्चर करा था। फिर उसे पड़ोसी के दिए हुए स्टेटमेंट्स भी याद आते हैं कि अंजना तायुंग से ज्यादा अच्छा ख्याल वूजू का कोई और रख ही नहीं सकता है। इसी बीच एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि तायुंग ने उसे एक फोटो एल्बम भेजा था जिसमें वूजू के साथ उनकी खुशियों भरी यादों की पिक्चर्स थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेटर सब कुछ देखकर सेटिस्फाई लगती है और फिर वहां से चली जाती है और वूजू को वापस पाकर तायुंग और यंजन बहुत खुश होते हैं और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। रात को यंजन तायुंग से कहती है कि अब टाइम आ गया है कि वो और वूजू मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इससे वूजू की खेलने की जगह और सोने की जगह अलग अलग रखना आसान होगा। तायुंग उससे पूछता है कि क्या अब तुम उस रूम में जाके ठीक महसूस करोगी? तो इस पर यंजन कहती है कि अब उसके लिए उस रूम में जाना पहले जितना दर्दनाक नहीं है। और अब यंजन को एहसास होता है कि उसकी बहन की यादें कहीं गई नहीं है, बल्कि हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। अब कोर्ट हियरिंग का दिन आ जाता है और सब जने काफी नर्वस होते हैं कि पता नहीं क्या फैसला सुनाया जाएगा। और जब जज ऑफिशियली यंजन को वूजू का लीगल गार्डियन मंजूर कर देती है तो सब पड़ोसी मिलकर उनके साथ खुशियां मनाते हैं और तायुंग सबको लंच की ट्रीट देता है। अब घर आकर तीनों एक फैमिली फोटो लेते हैं, वो भी एकदम वूजू स्टाइल, ताकि मास्टर बेडरूम में लगा सके। और फिर बाद में मास्टर बेडरूम को सेट करने लगते हैं और जब सब कुछ सेट हो जाता है तो यंजन तायुंग को पीछे से हक कर लेती है, क्योंकि अब उसे उनकी ये छोटी सी फैमिली पूरी तरह से खुश और पूरी महसूस होने लगती है। और फिर दोनों एक दूसरे से आई लव यू भी कहते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि अंसियांग को एक नई वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके लिए उसे अमेरिका जाना पड़ेगा। अब डायरेक्टर के साथ मीटिंग के बाद यंसियांग यंजन से मिलता है और यंजन उससे उसकी मदद करने के लिए दिल से थैंक यू कहती है। तब यंसियांग उसे बताता है कि वो 2 हफ्ते में अमेरिका के लिए रवाना होने वाला है, लेकिन जाने से पहले वो वूजू को उसका बर्थडे गिफ्ट जरूर देके जाएगा। और तब यंजन को याद आता है कि अगले हफ्ते तो वूजू का दूसरा बर्थडे। अब तायुंग चाहता है कि वूजू का बर्थडे एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट हो, यानी बहुत बड़ा। इसलिए उसका दोस्त ईजुन इस पार्टी के लिए एक शानदार वेन्यू ढूंढ लेता है। तो वहीं मिसेस पार्क पार्टी के लिए खाना बनाने वाली जिम्मेदारी खुद ले लेती है और दूसरी पड़ोसी खुशी खुशी केक बेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सब लोग मिलकर वूजू के बर्थडे को खास बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और बहुत सारी तैयारी और मेहनत के बाद फाइनली पार्टी का दिन आ जाता है और इस खास मौके पे तायुंग और यंजन के दोस्त, ऑफिस के कलीग्स, पड़ोसी और यहाँ तक कि अंसियांग भी सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचते हैं। और वूजू वो भी आज हैंडसम और क्यूट दोनों लग रहा था और बस अपनी ही पार्टी में खेलने में बिजी रहता है। खैर बाद में यंजन और तायुंग उसे पकड़ते हैं और अब होती है पार्टी शुरू। पहले वो दोनों सबके सामने कुछ शब्द कहते हैं और सबकी मदद और सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक्स कहते हैं और अब आखिर में सभी लोग मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। इसी दौरान इन तीनों के साथ अब तक सारे पलों को दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों साथ आया और वूजू को पाला और साथ मिलकर हर सिचुएशन का सामना करा। अब लास्ट सीन में ईजुन फोटो ले रहा होता है और कैमरा तायुंग, यंजन और वूजू पर रुकता है और तीनों साथ में खड़े होकर एक खुशहाल फैमिली की तरह मुस्कुरा
आ रहे होते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाई करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।